हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं नीट और जेडब्ल्यू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं एंड दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और आज मैं इसका पहला लेक्चर दूंगा, दैट इज सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बट मैं आशा करता हूं कि आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले क्लियर होगा, क्योंकि मैं उन दो टॉपिक्स को वहां से जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स या सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी मैं यूज करूंगा वहां से, ताकि मैं आज मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे दूं। ठीक है, चलो। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दैट, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने वो सब चीज़ें पढ़ी होगी कि और स्टडी एक्सपेरिमेंट वगैरह है, और उसकी मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक्चुअली आपको मुद्दे की बात बता दूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या क्या थ्योरम्स यूज़ होते हैं या क्या क्या लॉज यूज़ होते हैं, और उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात समझो। मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल न्यूट्रल कंडक्टर लेके आता हूं, मेटालिक कंडक्टर। याद रखो, सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का नाम है ए बी। याद रखना एक एक पॉइंट। ए बी मेरे पास एक कंडक्टर है। सपोज मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर के थ्रू मैं अभी करंट नहीं चलाने जा रहा हूं। अब मैं पहले आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए ये जो कंडक्टर है मेरे पास, क्या ये चार्जड है? हाँ, बिल्कुल भी चार्जर नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज इसका जीरो है, क्योंकि ये एटम्स का बना है। तो एटम्स जो है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का, हाँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के अंदर बंधे हुए हैं ना एटम्स के साथ। तो इसका मतलब कि ये चार्जड बॉडी नहीं है कि नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके बगल में यहां पर कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रखता हूं। क्यों, समझ में आया? सपोज इसको मैंने किस वाली स्टेट में रखा, रेस्ट वाली स्टेट में रखा। एक एक पॉइंट समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो पॉइंट चार्ज है ये इसके बगल में मैंने रखा। बताओ व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या चाहे वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंफर्म पड़ेगा, है कि नहीं है? अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ये पॉइंट चार्ज जब मैंने यहां पर रखा, क्या इस पे फोर्स पड़ेगा? मुझे लगता है कि आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इट इज ए न्यूट्रल बॉडी, है कि नहीं है? तो बट यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि न्यूट्रल बॉडी जो होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे नहीं है। क्या ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है? नहीं है, इट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन। एक न्यूट्रल बॉडी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, 100% प्रोड्यूस कर सकती है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब यही नहीं कि उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब बात सुनो, आपको मैं एक बात बता दूं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, दैट इज डाइपोल था आपके पास, है कि नहीं है? -q + q, इज इट डाइपोल और नॉट? क्या इसके पास नेट चार्ज जीरो है कि नहीं है? 100% नेट चार्ज जीरो है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी प्रोड्यूस करता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक्सियल लाइन पे भी होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी होता है, एट एनी पॉइंट पे भी होता है। सही बात है कि नहीं है? तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी इज नॉट द कंडीशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये गलत है। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है 100%, मगर सर तो देन व्हाट इज द प्राइम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज कि अगर आपके पास नेट चार्ज जीरो है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में सेपरेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? सेपरेशन। ये चीज याद रखिएगा। अगर नेट नेगेटिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होगी ना, तो याद रखना है, नो डाउट नेट चार्ज जीरो है, तो याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग डिफरेंट, है कि नहीं है? ये स्पेशल अरेंजमेंट की यहां पर बात हो रही है। समझ में आ रहा है? स्पेशल अरेंजमेंट ये 3D में होता है, ये स्पेस में डिस्टॉर्शन होती है। तो स्पेस में डिस्टॉर्शन होने के लिए अगर आपके पास नेट नेगेटिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, दैट इज सफिशिएंट।
तो सेपरेशन बिटवीन द नेट नेगेटिव चार्ज एंड नेट पॉजिटिव चार्ज बिकम्स द कंडीशन फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझो, यहां पर भी ये न्यूट्रल बॉडी है बट यहां पर डाइपोल नहीं है। अगर यहां पर आप एक कंडक्टर की बात करेंगे ना, वहां पर हर कोई एटम जो है, एक एटम की मैं बात करूं तो उसका नेट पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। उसका नेगेटिव चार्ज कहां है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि नहीं है। जरा उन नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहां पे होगा, इमेजिन करिए, जैसा कि आप मैकेनिक्स में पढ़ते थे, मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है एक एटम में, तो मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां पे लगा होगा आपको। क्या बाइसिमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि वो जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, वो मुझे लगता है कि उनका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे लाई करेगा। मुझे बताओ, क्या सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे नेट पॉजिटिव चार्ज भी है, क्या सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे सेंटर ऑफ द नेट नेगेटिव चार्ज भी है, क्या उनके बीच में सेपरेशन है, नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब सेपरेशन भी नहीं है और नेट चार्ज भी जीरो है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सेम यहां पर भी बात हो रही है। तो हर कोई एटम ऐसी है, नो डाउट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने समझा दिया आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स, है कि नहीं है। क्योंकि अगर उन नेगेटिव चार्जेस को भी लेंगे ना, उनका सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर लाई करेगा एट द सेम पॉइंट, कोइंसाइड करेगा, तो सेपरेशन को जन्म नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं वही कह रहा था कि अब अगर मेरे पास ये जो कंडक्टर है, इसके बगल में मैंने किसको रखा, यहां पर एक चार्ज को रखा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कंडक्टर? अब आपको तो कंफर्म है कि न्यूट्रल भी है और न्यूट्रल के साथ साथ यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मुझे इसके थ्रू मैं अभी करंट नहीं चला रहा हूं, क्या ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि जब हम एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो उस पर फोर्स पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या इस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस पे फोर्स कितना होगा, इस पे फोर्स कितना होगा, दैट विल बी 100% जीरो। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब कि ये जिस हाल में है, ये रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो कंफर्म है कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, जीरो। वो मैं इधर मेंशन कर लेता हूं कि यहां पर जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जीरो। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने सोचा कि इस कंडक्टर की वजह से यहां पर कुछ ना हुआ इस चार्ज पे। अब मैं क्या करूं, मैं इसके थ्रू एक कंडक्टर को लेके आ जाऊं, इसके थ्रू मैं करंट को लेके आ जाऊं। तो यहां पर देखिए, सपोज मैं इसके थ्रू करंट एक चलाया, कैसे? तो सिंपल सी बात है कि सर्किट के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। तो ये सर्किट इस ए बी जो कंडक्टर है उसके थ्रू मैंने अब एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया और अब उससे करंट जा रही है। अब मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं कि बताओ व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज नाउ। अभी तक तो ये रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आप फिर भी बता देंगे कि सर यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर के थ्रू करंट चलाने का मतलब ये नहीं कि हम उस कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, हम इसको नेट चार्ज नहीं दे रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, ये बैटरी जो है या ये जो सेल है, इसका काम क्या है आपने पढ़ा होगा। सो इसका काम यही है कि जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको सिंपली करना, उनको एनर्जी देना, तो उनको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ले जाना, बस दैट इज इट। तो बैटरी का काम नहीं है कि चार्ज को प्रोड्यूस करना, बैटरी का काम यह नहीं है कि यहां पर इसको चार्ज कर देना इस कंडक्टर को, उसका बस यही काम है कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद है उनको मोशन देना, उनको ड्रिफ्ट करना, यही उसका काम है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह पहले से ही न्यूट्रल था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो मौजूद थे उनको ही अब चलाया जा रहा है इसी कंडक्टर के थ्रू, बस दैट इज इट। तो इसका मतलब यह है कि जब इसके थ्रू करंट भी जाएगी ना, तब भी ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या इसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा? हाँ, 100% जीरो होगा। तो क्या इस चार्ज पे कुछ होगा? नहीं, ये अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट में। दो कंडीशन आ गई, सिंपल कंडक्टर रखो तो चार्ज उसके बगल में रखो तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अब कंडक्टर के थ्रू अब करंट लेके जाओ, कौन सी स्टैटिक करंट लेके जाओ या स्टेडी करंट लेके जाओ, तो अभी भी वो रेस्ट में ही रहेगा। अब मैं तीसरा केस करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म हो गया, चाहे कंडक्टर के थ्रू करंट चले या ना चले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो। समझ में? अब मैं क्या करता हूं,
मैं इसको थोड़ा बहुत मोशन देता हूं, किसको, इस चार्ज को मैं देता हूं, खुद मोशन देता हूं, क्योंकि जब मैंने देखा कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मैंने सोचा कि चलो मैं ही मोशन देता हूं। तो अब मैंने इसको सपोज ऊपर की तरफ धक्का दिया, ऊपर की ओर, समझ में आया? चलो मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, तो मैं किधर की तरफ इस चार्ज को लेके जा रहा हूं, ऊपर की ओर, धक्का दिया ऊपर की ओर। तो इसका मतलब कि मैंने अब रेस्ट वाली स्टेट इसकी चेंज करी और इसको मैंने किस में लाया, इन द स्टेट ऑफ द मोशन। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज। जो ही मैंने इसको मोशन में लाया, तो क्या हुआ कि जिधर की तरफ मैं मोशन दे रहा था या देना चाहता था ऊपर की ओर, ये उधर की तरफ नहीं गया, ये इधर की तरफ मुड़ा, ये इधर की तरफ मुड़ गया। कौन? ये चार्ज। अब बात बताओ, अब ये जो चार्ज है ये वो चार्ज नहीं है, ये स्टैटिक चार्ज नहीं है, अब ये कौन सा है? मूविंग चार्ज। जिधर की तरफ मैं इसको मूव कर रहा था, क्या ये उधर की तरफ गया? ना। क्या ये इधर की तरफ मुड़ा? हाँ। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज करी किसी ने? हाँ, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी चेंज करने का एक तरीका ये है ना, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो मैंने नहीं करी। मैंने इसको किधर की तरफ धक्का दिया? ऊपर की ओर, बट ये इधर की तरफ मुड़ा, मूविंग चार्ज इधर की तरफ मुड़ा, मैंने नहीं मुड़ा इसको। तो इसका मतलब यह है कि ये जो करंट कैरी कंडक्टर है, इसने यहां पर कुछ प्रोड्यूस किया होगा, उसने इसको इधर की तरफ मुड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये मुड़ा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जब ये मुड़ा तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कम्स इनटू प्ले, और जब एक्सेलरेशन आती है तो इसका मतलब है कि फोर्स लगा होगा, और जब फोर्स आपको डायरेक्ट नहीं लग रहा तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे फील्ड कोई लगा होगा। समझ में आ रहा है? There are two types of forces, one is contact force and other is non-contact force। तो यहां पर जो फोर्स आपको लग रहा है, क्योंकि फोर्स लगा, क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन आई, क्यों आई? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वो मैंने नहीं करी, वो इसी कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर ने करी होगी, क्योंकि इसके सिवा वहां पर कोई है ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप बोलते हैं कि ये फील्ड क्यों लाया? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जब नॉन कंडक्टिव फोर्स लगता है ना, वो डायरेक्टली नहीं लगता है। एज पर न्यूटन, एक्शन एट ए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहां नहीं होता है। यहां पर फैराडे बोलता है कि एक्शन एट ए डिस्टेंस को गोली मार दीजिए, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आइए, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ये जो नॉन कंडक्टिव फोर्सेस होते हैं, ये लगभग किसके थ्रू लगते हैं? ये फील्ड के थ्रू लगते हैं। तो इसका मतलब यह कि यहां पर नॉन कंडक्टिव फोर्स लगने का मतलब यह है कि यहां पर कोई फील्ड हुआ होगा, और उस फील्ड ने इस चार्ज को नहीं, इस मूविंग चार्ज को, क्योंकि रेस्ट वाले चार्ज पे इसने कुछ न किया था, तो इस मूविंग चार्ज को क्या किया? एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेट होने का मतलब कि इस पे फोर्स पड़ा, एंड वी कॉल दैट फील्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। वी कॉल दैट फील्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमें बात पता चली कि ये जो फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हुआ, वो फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का वो फील्ड, उसका नाम पड़ा मैग्नेटिक फील्ड लेटर ऑन। क्यों? आप क्यों बता देंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि आपको पता है कि वो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कुछ बराबर ऐसा ही था, बट हमने जो चार्ज यहां पर लिया समझाने के लिए, उसने यहां पर चार्ज नहीं लिया था। पता है क्या? वो तो पता है आपको कि कंपास नीडल ली थी उसने, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल ली थी उसने। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, वो मैग्नेट थी, तो मैग्नेट को मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो उससे उसको ये पता चला कि जब इसके थ्रू करंट जाती है ना, तो ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स डालता है, तो इसका मतलब कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने भी वैसा ही देखा यहां पर, तो हमें पता चला कि ये बराबर वही मैग्नेटिक फील्ड है जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से निकला। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? एक्चुअली मुद्दे की बात वही है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज को कुछ नहीं किया, स्टैटिक चार्ज को कुछ नहीं किया। किसको? मूविंग चार्ज को इसने क्या किया? इसने उस पे फोर्स डाला और इसने उसको क्या करा? उसको एक्सेलरेट करा। किसने? इस मैग्नेटिक फील्ड ने। तो मुझे लगता है कि जितना भी यहां पर ताम जाम मैंने आपके सामने रखा, तो इसका समरी एंड सारांश मैं 2 पॉइंट इसमें रखना चाहता हूं। एक ये कि जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, उसके बावजूद वो क्या करता है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को नहीं, मूविंग चार्ज को रखेंगे, तो वो मूविंग चार्ज पे क्या करता है? फोर्स डालता है। 2 चीजें आई कि नहीं आई? एक हो गया प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हो गया द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। समझ में आया? तो कितने भाग निकले यहां से? 2।
प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। तो मैं दूसरा वाला लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, पहले मैं आज पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसकी बात करेंगे। तो यहां से मुझे लगता है कि दो नोटवर्दी पॉइंट्स निकली कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब उस मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड, वो लेटर ऑन क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है फोर्स किस पे, मूविंग चार्ज पे। दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है लेटर ऑन, दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स किस पे डालता है, वो फोर्स जिसको हम लेटर ऑन लोरेंस फोर्स बोलते हैं, विच मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज, नहीं बल्कि क्या, मूविंग चार्ज। निकले यहां से दो टॉपिक्स, एक है मैग्नेटिक फोर्स कितना निकला, उस मूविंग चार्ज पे वो कितना पड़ा है कि नहीं है, एक वो निकला। और दूसरा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपके सामने होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बताइए वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किधर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, वो सब चीजें निकालना। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अब क्या, कि करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट सिंपल पॉइंट जो आपने पढ़े होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपने पहले से ही पढ़े होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो आपने 12th में पढ़ के रखी होगी। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है इसको डिनोट करते हैं हम किससे, बी वेक्टर से। और इसका जो एसआई यूनिट है, बताओ इसका एसआई यूनिट क्या है, तो वो सबको पता है, दैट इज टेस्ला। और टेस्ला को हम एक और यूनिट से जानते हैं। तो वो सब चीजें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी बहुत सा सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक स्टूडेंट उसको क्या करता है, उसको नजरअंदाज करके फिर वो कहता है कि ये भी छूट गया मुझसे। तो इसलिए इन चीजों को भी अच्छे से जहन में रखना पड़ेगा। टेस्ला ही नहीं, इसका एक और यूनिट है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है। तो ये चीज भी याद रखें। और आज मैं अब इसी मैग्नेटिक फील्ड का क्या बता दूं कि मैग्नीट्यूड, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब बात ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस प्रकार का लेंगे, हम सर्कुलर शेप का भी करंट कैरिंग कंडक्टर ले सकते, हम उसको कॉइल्ड फॉर्म में लेके और एक सॉलिनॉइड भी बना सकते, और एक एंडलेस सॉलिनॉइड बनाएंगे तो टोराइड बनेगा, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। या हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का होगा, है कि नहीं है। अब क्वेश्चन है कि सर इनमें से आप क्या लेंगे, हम सिंपली पहले से स्टार्ट करेंगे। हम एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, उसके थ्रू करंट चलाएंगे और उस कंडक्टर की लेंथ हमें पता होगी, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, है कि नहीं है। बट उसकी वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो कैसे निकलता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमारे पास, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो लॉज होते हैं। दो लॉज को यूज करके हम कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बियोट-सवार्ट्स लॉ, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किट लॉ। तो मैं फिलहाल पहला लॉ उठाऊंगा एंड दैट इज कॉल्ड बियोट-सवार्ट्स लॉ या बायोट-सवार्ट्स लॉ, है कि नहीं है। तो एक्चुअली ये बायोट-सवार्ट्स लॉ जो है, ये दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सवार्ट, ठीक है। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ आपको सबको पता होगा कि व्हाट डज इट स्टेट। ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, एक करंट एलिमेंट हो, पहले अब बात करेंगे किसकी, करंट एलिमेंट की। आप को समझ में आया कि मैं कहां पे जा रहा हूं, कि अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसको निकालना चाहता हूं कि ये कितना निकलेगा, इसको क्वांटिफाई करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके लिए हम पहला लॉ यूज करेंगे, व्हाट इज दैट कॉल्ड, बियोट-सवार्ट्स लॉ। और उसको यूज करके हम एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर या इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम बियोट-सवार्ट्स लॉ को यूज करेंगे। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके थ्रू क्या जा रही है, करंट, ये कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट ये कह रहा है कि मैं इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर एक छोटा सा लेंथ लूंगा। क्या लूंगा, छोटा सा लेंथ। मैंने माना कि ये है छोटी सी लेंथ, ठीक है, ये वाली। और
इसका चलो ये है डीएल, क्या है डीएल, डीएल इज द डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये जो डीएल है, ये जो लेंथ यहां पर है छोटी लेंथ, इसके थ्रू क्या जा रही है करंट, और करंट किधर की तरफ जा रही है फिलहाल यहां पर ऊपर की ओर, तो इसमें करंट भी जा रही है ऊपर की ओर। इसने बोला कि ये जो लेंथ है इसमें करंट किधर जा रही है ऊपर की ओर, और ये करंट इस एलिमेंट को डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब कि अब आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर बनेगा। तो वी कॉल दिस एज करंट एलिमेंट, इसको डीएल वेक्टर से लिखते हैं। बट ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, फिर आप कहेंगे कि सर इज दिस करंट एलिमेंट, नो दिस इज नॉट करंट एलिमेंट, जब तक इस कंडक्टर के थ्रू करंट ना चले, पहले इसके थ्रू क्या चलनी चाहिए करंट। तो अब देखो ये जो डीएल वेक्टर है इट इज अ करंट एलिमेंट, अब इसका नाम पड़ेगा क्या करंट एलिमेंट, ये सबको पता होना चाहिए। दिस इज नो करंट एलिमेंट। आप याद रखिए करंट एलिमेंट इज द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सी लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, समझ में आ रहा है, जिसके थ्रू करंट जाए, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, जिधर की तरफ करंट नहीं कन्वेंशनल करंट होती है, हम कन्वेंशनल करंट ही लेते हैं, उसी की डायरेक्शन लेते हैं। अब ये कहता है कि ये स्मॉल लेंथ जिसके थ्रू करंट जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये वो पॉइंट है जहां पर मैं क्या निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहा है कि यहां से इस करंट एलिमेंट से वहां तक एक पोजीशन वेक्टर डालिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, मगर कहां से, फ्रॉम द करंट एलिमेंट। क्या ये भी वेक्टर है, क्या ये करंट एलिमेंट भी वेक्टर है। सपोज इन दो के बीच में एंगल जो है दैट इज थीटा, that is theta. So theta is the angle between current element and the position vector of the point of consideration. Point of consideration हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर आपको कोई चीज निकालनी होगी। तो हमें यहां पर क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है कि अब मेरा लॉ बताएगा कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या इस करंट एलिमेंट से सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पूरे से निकलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट एलिमेंट की बात करता है, कौन, बेयल-सवार्ट्स लॉ किसकी बात करता है, करंट एलिमेंट की। तो ये अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देगा वो भी तो छोटा ही होगा। सो एज पर दिस लॉ, बेयल-सवार्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होता है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे कितना होगा, डीबी मैं इधर लिखता हूं। We know very well that is a vector quantity, वो लेटर ऑन बोल दूंगा, पहले मैग्नीट्यूड बता दूंगा। ये कहता है कि ये मैग्नीट्यूड वहां पर होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है, dl साइन ऑफ थीटा बाय r स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है। ये कहता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये म्यू नॉट बाई 4 पाई उसी तरह कांस्टेंट है जिस तरह वहां पर था, कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं है, वहां पर एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात हो रही है, तो यहां पर म्यू नॉट यानी कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी की बात हो रही है। ये सब आपको पता है। आई इज द करंट, डीएल इज द करंट एलिमेंट, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। और आर क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द करंट एलिमेंट, है कि नहीं। ये मैग्नीट्यूड है। ये आपको बेयल-सवार्ट्स लॉ इस करंट एलिमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या देता है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने बोला था ना कि हम देखेंगे कि अब कहीं पे अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो वो कैसे निकालते हैं, बेयल-सवार्ट्स लॉ को यूज करेंगे। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसने वेक्टर क्वांटिटी में ये इसको क्या शेप दे दी, इन वेक्टर फॉर्म। हम इसको कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। इसी बेयल-सवार्ट्स लॉ को हम इस तरीके लिखेंगे, डीबी वेक्टर, इज इट विजिबल, yes it is visible. So db vector is equal to mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi I dl vector, क्योंकि अब आपको पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी l, क्रॉस, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, r कैप के साथ, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द व्हाट, बेयल-सवार्ट्स लॉ। एक्चुअली यही है, ये है रियल लॉ, ये है बेयल-सवार्ट्स लॉ।
अब आपको पता है कि कोई भी यहां पर गलती नहीं कर सकता, वो लिखेंगे कि वो बोलेगा कि सर आर कैप क्रॉस डीएल वेक्टर लिखेंगे, गलत होगा क्योंकि आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो अब आप बोल देंगे कि सर हम क्यों ना लिख पाएंगे, वैसे एक्चुअली ये लॉ है, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वजह से इसने डायरेक्शन देखी और उस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसने देखा कि क्या ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर डायरेक्शन देगा कि आर कैप क्रॉस डीएल वेक्टर देगा। तो इसने देखा कि ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप देता है। तो अगर आप कभी आर कैप नहीं देखेंगे तो वहां पर ये ऐसा लिखा होगा, यही म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ध्यान देना, ये यूनिट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर का। यहां पर अगर आपने वेक्टर लिखा ना तो फिर नीचे आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब लिखना पड़ेगा। ये भी मैंने देखा है कि ऐसा भी पूछा जाता है। सो दिस एंड दिस इज वन एंड द सेम थिंग, बट उस स्टूडेंट के लिए जिसको वेक्टर्स क्लियर है, क्योंकि उसको पता होगा कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, है कि नहीं है। तो अगर सर आर कैप को लिखना चाहता है इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर तो फिर वेक्टर डिवाइड बाय आर लिखना पड़ेगा, वेक्टर डिवाइड बाय आर लिखना पड़ेगा। पहले से आर स्क्वायर था वो आर क्यूब बनेगा। ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, बट दिस थिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। याद रखना बियोट-सवार्ट्स लॉ के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ये किसकी बात करता है, करंट एलिमेंट की, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, डीएल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन उधर की तरफ होती है जिधर की तरफ कन्वेंशनल करंट होगी। अब बात समझो सर, इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ये डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, क्योंकि वेक्टर तो है, तो आपने कुछ नहीं करना, डीएल को आर कैप के साथ क्रॉस करना है। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन कौन देता है हमें, सिंपली राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करें और यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा। जरा मुझे बताओ यहां पर अब ये जो डीबी वेक्टर हमें बियोट-सवार्ट्स लॉ से निकला, बताओ इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। आप कुछ ना करेंगे, आप डीएल वेक्टर को आर कैप के साथ क्या करेंगे, क्रॉस। क्या ये डीएल वेक्टर है ऊपर की ओर, तो मैं इधर बना लेता हूं, कोई परेशानी नहीं है। इज इट डीएल वेक्टर, यस। सो क्या ये आर कैप इधर की तरफ है, तो ये आर कैप इधर की तरफ है कि नहीं है, आर कैप बोलो या आर वेक्टर, आर कैप इज अलोंग द आर वेक्टर, है कि नहीं है। तो ये इसी का यूनिट वेक्टर है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, थीटा, है कि नहीं है। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आपने क्या करना पड़ेगा, डीएल को आर कैप के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, डीएल को आर कैप के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप एक छोटी सी गलती करते हैं कि आप दो वेक्टर्स को देखते हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने जाते हैं। ऐसी गलती मत करना जब तक टेल और टेल को इनसाइड ना हो जाए, क्योंकि तभी जाके आपको वो एंगल उनके बीच में जो होता है ना वो डिफाइन हो जाता है। तो डीएल वेक्टर को आर कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए। क्या टेल टेल के साथ मिला, 100%। तो अब आप कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज। वो क्या कहता है कि अगर आपने डीएल क्रॉस आर करना है तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ना है, कहां से, डीएल से आर कैप की ओर, मगर थ्रू स्मॉलर एंगल। क्योंकि मैं डीएल से लेके आर कैप की तरफ यहां से भी जा सकता हूं, डीएल से आर कैप की तरफ यहां से भी जा सकता हूं, बट ये कह रहा है थ्रू स्मॉलर एंगल। ये चीज याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि यही वाला है, डीएल से किधर की ओर, आर कैप की ओर। आपने कुछ नहीं करना, एरो इधर दिखाना है। ये जो आप मैंने यहां पर ये दिखा दिया कि किधर की तरफ जाना है, डीएल से आर कैप की ओर। अपना राइट हैंड ले लो और फिर देखो ये कैसे बनेगा। अगर ऐसे नहीं बन रहा है फिर ऐसे बनता है, बस दैट इज इट। ये सिंपल रूल है। क्या आप इधर बना दो और देखो ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, अपना राइट हैंड ले लो और उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियां मोड़ो। और मोड़ने का तरीका क्या है कि सिंपली थंब को देखो, अगर थंब आपकी ओर है और फिर वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा तो थंब को उल्टा कर दो, बस दैट इज इट। समझ में आया। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है क्या ये वाली डायरेक्शन सही है, बता थंब किधर की ओर है, अंदर की ओर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। और अंदर की ओर दिखाने के लिए आपको तो पता होगा कि उसके लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, है ना। क्योंकि ये आपको पता है कि दो चीजें होती है, दो साइन कन्वेंशन यहां पर है, क्रॉस एंड डॉट। सही बात है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए, मगर कौन सी डायरेक्शन, जो बोर्ड को या पेज को परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है वो सबको पता होना चाहिए कि एक एरो थी, पुराने जमाने में एक तीर हुआ करती थी और उसके सामने टिप हुआ करता था, है कि नहीं है। तीर में तो वो सामने टिप होता है और पीछे क्या होता है, उसके पीछे ऐसा वो क्रॉस बना होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीर अंदर जा रही है कि नहीं है, तो आप मुझे बताओ जब ये अंदर जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। दैट इज द क्रॉस से दिखाते हैं।
तो अगर तीर वहीं से आ रही है अंदर की ओर, बाहर की ओर, तो मुझे बताओ क्या ये ऐसा होगा? तो आपको क्या दिखेगा? टिप दिखेगा और ये सर्कल दिखेगा, टिप दिखेगा और ये सर्कल दिखेगा। समझ में आया? मुझे लगता है कि ये क्लियर है। तो ये क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर यहां पर है। तो हमने क्या यूज किया? हमने कुछ नहीं यूज किया, हमने सिंपली राइट हैंड थंब रूल यूज किया। सिंपल है। अगर किसी को यहां पर राइट हैंड थंब रूल परेशान कर देता है तो उसके यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक और रूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाम रूल। सबसे आसान रूल, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो भी डायरेक्शन निकलती है, तो हमने अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, अब डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला वाला मैंने आपको बता दिया, दैट इज कि यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। और सेकंड चीज क्या है कि आप एक और रूल यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पाम रूल। पाम रूल, तो आप पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। सर पाम रूल क्या कहता है? अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की ओर है एज पर राइट हैंड थंब रूल। जरा पाम रूल क्या कहेगा? तो पाम रूल ये कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, फिर से राइट हैंड को लेके आओ। राइट हैंड लिया, ठीक है? तो ये कह रहा है कि थंब जो है उसको उधर की तरफ रखो जिधर की तरफ करंट जा रही है। करंट किधर की ओर जा रही है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर थंब रखा है कि नहीं है? ये फिर कह रहा है कि अपना राइट हैंड जो है उसकी उंगलियों को स्ट्रेच कर दो। क्या कर दो? स्ट्रेच। अब जब स्ट्रेच कर दिया, इनको खोल दिया हमने, ये कह रहा है कि उनको स्ट्रेच उधर की तरफ करो कि ये जो टिप है ना ये उधर की तरफ, इन उंगलियों का टिप जो है ना ये उधर की तरफ अलाइन हो जाए जहां पर आपका पॉइंट हो, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या करंट ये है? बहुत अच्छा। तो क्या वो P वहां पर है कि नहीं है? तो ऐसे होगा ना। तो ये कह रहा है यहां पर अगर हम देखेंगे ऐसे हो रहा है। तो ये कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना। आप देखिए ये जो पाम है ये वो किधर की तरफ है? अंदर की ओर। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। फिर आपने बस ये पाम देखना है ये किधर की तरफ फेस करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए करंट ऊपर की ओर, वो पॉइंट वहां पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे। तो पाम किधर की ओर? अंदर की ओर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं देखूंगा कि आप पाम रूल को यूज करके वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे आसान तो ये है क्योंकि ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, और यहां पर आप पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। जरा मैं आपको एक बात बता दूं, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। डॉट समझ में आया? व्हाट डज डॉट मीन? कि करंट आपकी ओर आ रही है, आपकी ओर, बोर्ड से आपकी ओर आ रही है, तो इसको मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लिखूं। करंट कैरिंग कंडक्टर आपकी ओर है, ठीक है? और ये एक पॉइंट P है, यहां पर P है। इज इट विजिबल? हाँ। तो मुझे बताओ इस पॉइंट P पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? जरा बताओ। पाम रूल यूज करो सिंपली। क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, राइट हैंड ले लो और थंब किधर की तरफ पॉइंट कर दो, जिधर की तरफ करंट है। करंट किधर की ओर? डॉट का मतलब आपकी ओर। तो आपकी ओर, ये आपकी ओर हो गया, है कि नहीं है? तो अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ना उधर की तरफ अपनी उंगलियों को स्ट्रेच अप कर देना है। देखिए, ये देखिए, क्या पाम आपकी ये क्या थंब आपकी तरफ है करंट की डायरेक्शन में, और ये मैंने खोल दिया, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, नहीं ये उधर नहीं जाना है, पॉइंट P की ओर जाना चाहिए, तो पॉइंट P की ओर गया, है कि नहीं है? ये आपकी ओर करंट दिखाएगा और ये लाइन जो है, ये उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट P की ओर है। अब देखो पाम किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की ओर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, वो किधर की ओर होगा? वो ऊपर की ओर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो एक और पॉइंट में आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इस पे, पाम रूल पे। वो क्या है कि मैं ऐसे बता दूं, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं देखो आपको ये समझ में आ जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पता करंट किधर की तरफ जा रही है? अंदर की ओर, क्योंकि क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है। तो ये पॉइंट P यहां पर है, ठीक है? तो ये इससे इतना दूर है, सपोज ये R दूर है। मुझे बताओ यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर, बताओ वो किधर की तरफ होगा? पाम रूल यूज करिए। तो थंब किधर की तरफ पॉइंट करोगे? अंदर की ओर किया, और अपनी उंगली को ऐसे स्ट्रेच कर दो कि ये पॉइंट किधर की तरफ चला जाए, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट P चला जाए। तो ऐसे मुझे लगता है, समझ में आया? तो ऐसे ये होगा, है कि नहीं है? तो ये करंट अंदर जा रही है और ये पाम इधर की तरफ, ये उंगलियां इधर की तरफ है पॉइंट P की ओर, तो पाम इधर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब कि पाम की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ क्या होगा? B वेक्टर। सबको समझ में आया? तो ऐसी चीजें आप याद रखें। दैट इज वाई मैं इन चीजों को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभार ऐसी डायरेक्शन दी गई होगी तो उस टाइम आप परेशान ना हो जाए कि डायरेक्शन कैसे निकालते। तो सबसे आसान रूल कौन सा है? पाम रूल। पाम रूल को आप फटाक से यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसी
बियो-सवार्ट लॉ को यूज करेंगे हम और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब करंट एलिमेंट से ये निकालता है, अब हम करंट एलिमेंट से नहीं निकालेंगे, हम किससे निकालेंगे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर से। कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर? दैट विल बी फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। सही बात है। तो आप ये लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब क्या लिखेंगे हम? अब हमारा जो टॉपिक बनेगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर उसको निकालेंगे। अब चलो मैं डायरेक्टली उसकी फार्मूला बता देता, तो डायरेक्टली फार्मूला बताने से ज्यादा मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। जल्दी फटाक से इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, वो थोड़ा परेशान करता है बच्चे को, कि अगर यहां पर ये टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कुछ चीजें आपको पहले से ही गिवन होंगी। तो फाइनाइट कंडक्टर, फाइनाइट, तो इसका मतलब कि आपको लेंथ पता है, और लेंथ के लिए आपको अगर लेंथ नहीं दी गई होगी तो फिर एंगल दिया गया होगा, क्योंकि हम एंगल के माध्यम से भी ये क्या निकाल सकते हैं? लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। और किसी पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो आपको वो वाली डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए कि वो पॉइंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना दूर है। तो ये जो पहले से इनबिल्ट इसमें कुछ गिवन होता है वो आपको पता होना चाहिए, उतना आप डेवलप होने चाहिए कि उतना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे गिवन क्या क्या है। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि यहां पर हमें दो चीजें गिवन है, एक तो ये पता होगा कि किस पॉइंट पे निकालना वो कितना दूर है, और दूसरा ये कि इसकी लेंथ दी गई होगी। बस दैट इज इट, यही दो चीजें हमें दी गई होगी, बस बाकी आपने यूज करना है। और याद रखना करंट एलिमेंट की वजह से मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट है, सपोज ये फाइनाइट है, इसका नाम रखेंगे ए एंड बी। दिस इज द फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके थ्रू करंट जा रही है कितनी? आई आ रहा है। जो जो पॉइंट यहां पर बोल रहा है तो वो आप यहां पर बना दीजिए। सपोज मुझे यहां पर कहीं पे इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका मतलब कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पहले से ही पता होनी चाहिए ये कितना दूर है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो तो पहले से ही पता होना चाहिए कि कम से कम बताओ कहां पर। तो कहां पर का मतलब है कि कितना दूर है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज डी दूरी पे आपने क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। बट याद रखना जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम इन टॉपिक्स में डिस्टेंस की बात करते हैं ना, वो होता है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये याद रखिएगा। ये तो डी गिवन है। एक और चीज आपको गिवन होनी चाहिए कि वो है लेंथ। मुझे लगता है कि लेंथ आप डायरेक्टली भी बोल सकते कि कितनी होगी, अगर उसके थ्रू नहीं तो फिर एंगल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। और हम जो हमें डेरिवेशन करनी है वो हम एंगल के माध्यम से करेंगे। क्योंकि आप बोल देंगे कि क्यों? क्योंकि जब हम एंगल से निकाल देंगे ना, तो उससे हम अगर आगे हमें इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट के, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से भी निकालना होगा, तो हम इसी को यूज करेंगे। क्योंकि आप वहां पर लेंथ इनफाइनाइट नहीं दे सकते, आप एंगल देखो, एंगल बना दो, बस दैट इज इट, आपको पता चलेगा, है कि नहीं है? सपोज ये दो एंगल्स मुझे गिवन है कि नहीं है? तो ये दो एंगल्स मुझे गिवन है कि ये फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर किसके साथ, ये जरूरी है, ये गिवन इंफॉर्मेशन में यहां पर लिख रहा हूं कि ये वाला जो एंड है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज दैट इज अल्फा 2। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा 2। और ये वाला जो एंड है ये बना रहा है इसके साथ एंगल अल्फा 1। ठीक है? तो कंफर्म है कि एक वाला पार्ट, एक इस फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एक लेंथ का पार्ट है वो ऊपर है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दूसरा नीचे है। तो बाय कन्वेंशन हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। कोई बात नहीं है, आप उसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, बट दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते, दोनों नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि एक इस रेफरेंस के ऊपर है और दूसरा इस रेफरेंस के नीचे, या एक इस रेफरेंस में क्लॉकवाइज आ रहा है, एक इस रेफरेंस के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं है? तो ये कंफर्म
कंफर्म है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला नेगेटिव रखा, ये वाला पॉजिटिव रखा, समझ में आया? दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम बियोट-सवार्ट्स लॉ यूज करेंगे। तो बियोट-सवार्ट्स लॉ को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। आप कहीं पे भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लीजिए, कहीं पे भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहां पर लूंगा, यहां पर थोड़ा बहुत मैं नीचे लूंगा, ठीक है। अब ये एंगल्स पता है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं ताकि हमें यहां पर कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आपको पता है कि हमें गिवन क्या क्या है, α2 भी गिवन है, -α1 भी गिवन है और d भी पता है कि नहीं है। सपोज ये मेरे पास यहां पर, मैं यहां पर एक करंट एलिमेंट लेता हूं और इसकी लेंथ में लेता हूं dl, छोटी सी करंट एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रही है। सपोज ये करंट एलिमेंट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर ये है उससे ये नीचे कितना दूर है, ये नीचे दूर है l, कितना l, इज इट विजिबल? यस। तो ये कितना नीचे रखा मैंने l, और ये करंट एलिमेंट जो है आपको पता है कि ये वेक्टर होता है। सपोज ये बनाता है इस पॉइंट के साथ जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये बनाता है उसके साथ एंगल कितना, यहां पर बनाएगा ये एंगल, क्योंकि आपको पता है ये बनेगा r, ये बनेगा ना r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। सपोज ये एंगल जो है ये थीटा जैसे हमें पता होता था, और यहां पर ये बनाएगा अल्फा एंगल। अल्फा इज नॉट गिवन, थीटा इज नॉट गिवन, एल इज नॉट गिवन। ये सारे के सारे मैं यहीं से बोल रहा हूं क्योंकि मैं डिराइव कर रहा हूं। मुझे क्या गिवन है कि डी है और ये α2 है और ये α1 है, ये गिवन है। बस ये जो भी मैं कर रहा हूं ना, बियोट-सवार्ट्स लॉ को यूज करने के लिए मैं ये सब चीजें ले रहा हूं। सो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो बताइए वो किसके बराबर निकलेगा। सो एज पर बियोट-सवार्ट्स लॉ, एज पर बियोट-सवार्ट्स लॉ, magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field due to current element, due to करंट एलिमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक वो ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात नहीं करता बियोट-सवार्ट्स लॉ, वो किसकी बात करता है, करंट एलिमेंट की। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट P, बताओ किसके बराबर होगा। एट P इज गिवन बाय, मुझे लगता है कि dB देगा वो, तो dB इज इक्वल टू μ0/4π, यही याद है ना, अभी पढ़ा हमने, μ0/4π IDL साइन ऑफ थीटा बाय r स्क्वायर। क्या यही है, आई करंट जा रही है, क्या dl इसकी लेंथ ले ली, हाँ। क्या ये थीटा बना रहा है एंगल, हाँ। थीटा अल्फा ये सब मैंने ही ले लिए। तो अब आप बोल देंगे कि सर थीटा तो जायज था कि ये आपने ले लिया, ये अल्फा कहाँ से लाया, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे ये एंगल्स निकालने हैं ना, तो वो एंगल्स गिवन है, तो इसलिए मैं यहां पर भी वैसा ही एंगल अल्फा बना रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है, यही है, बट यहां पर सारी चीजें अननोन है। क्या क्या अननोन है, मुझे लगता है कि 3 चीजें यहां पर अननोन है। जरा देखो क्या क्या, थीटा भी अननोन है क्योंकि हमें नहीं पता, ये सर खुद ले रहा है, और dl ये भी सर ने खुद दे लिया तो ये भी अननोन है। ये r, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r माना सर ने, तो ये भी अननोन है। ये 3 चीजें अननोन है, ठीक है। तो इन 3 चीजों को यहां पर निकालेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ किस में, इन टर्म्स ऑफ d एंड इन टर्म्स ऑफ α1 एंड α2, है कि नहीं है, या इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बस दैट इज इट। क्योंकि अगर आप अल्फा में निकालेंगे उनको, फिर α1 को, फिर अल्फा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं α1 से भी और α2 तक भी, समझ में आया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब यहां पर जियोमेट्री को देखेंगे और एक एक पॉइंट निकालेंगे, समझ में आया। मुझे थीटा भी चेंज करना है, dl भी निकालना है और r भी निकालना है, ये तीनों निकालने मुझे। अब देखो ये फिगर अच्छे से क्लियर है ना, हाँ क्लियर है, तो मुझे लगता है कि ब्लैक मार्कर ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल जियोमेट्री में यूज कर रहा हूं। अब जब मैं इस राइट ट्रायंगल को देख रहा हूं ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये होगा 180, तो उसमें तो ये 90 है, तो इनका मतलब कि इन दो का सम कितना होगा, 90। अगर उसमें एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो थीटा होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा, है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, 2 का सम 90 है, इन 2 का सम कितना है, 90। तो एक अगर मैं रखूं थीटा, तो अल्फा किसके बराबर निकलेगा, 90 माइनस थीटा, समझ में आया। तो देखो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सीधे लिखूं थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, थीटा किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा ना 90 डिग्री माइनस अल्फा, वही मैं कह रहा था।
तो मुझे थीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। तो मैं इधर क्या करता हूं, इधर मैं साइन अप्लाई करता हूं। तो साइन जब अप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, उधर भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये इक्वेशन है, इधर थप्पड़ मारोगे तो उधर भी मारना पड़ेगा। तो ये बनेगा साइन थीटा, तो वो क्या बनेगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा तो मुझे चाहिए, बिल्कुल, तो साइन थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है और अभी तक भी पता है कि साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा। तो इसका मतलब ये कि हमने साइन थीटा को निकाल के दे दिया और इन टर्म्स ऑफ अल्फा में लिखा, ठीक है। हाँ, तो पैक कर दो इसको, ये मुझे चाहिए, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे ये चाहिए। हो गया साइन थीटा क्लियर, हो गया ये। अब चलते हैं आगे, अब आर को निकालेंगे, इस आर को निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, वो ये कि ये जो आर है ये कितना, ये अल्फा है। अगर ये आर है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट वेक्टर्स में। अगर ये आर है तो ये कितना होगा, आर कॉस अल्फा। तो वो कितना है, वो डी है। तो एक और पॉइंट हमें पता चला कि आर कॉस अल्फा, आर का ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डी। तो मुझे लगता है आर कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू डी। मुझे आर चाहिए तो आर किसके बराबर निकलेगा, मुझे लगता है कि इट विल बी इक्वल टू डी बाई कॉस ऑफ अल्फा। तो आर भी मुझे चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, बट आर जब निकला तो स्क्वायर इधर भी चढ़ाएंगे इधर भी चढ़ाएंगे। तो एक और चीज हमें निकली, समझ में आया, बहुत अच्छा। तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम एक और चीज निकालेंगे, दैट इज डीएल। मुझे ये डीएल चाहिए। डीएल कैसे निकलेगा, हम पहले एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एल। एल कैसे निकालेंगे, चलो, इज इट विजिबल, तो मैं यहां पर लिखूंगा। अब एक और चीज को निकालेंगे, ये पहला मैंने निकाला, ये दूसरा चीज मैंने निकाला, अब मैं यहां पर तीसरा चीज निकालने जा रहा हूं। वो क्या है कि आप मुझे बताओ, इज इट अ राइट ट्रायंगल, यस। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो मुझे एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, बेस डी है, परपेंडिकुलर एल है, और ये भी पता है। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, दैट इज tan। तो मुझे पता tan अल्फा किसके बराबर होगा, तो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो L बाय D के बराबर होगा। इज इट विजिबल, यस। तो ये L यहां पर किसके बराबर निकलेगा, तो L विल बी इक्वल टू D tan ऑफ अल्फा, D tan ऑफ अल्फा। सारा जो है डी और अल्फा में मैं निकाल रहा हूं, डी और अल्फा में मैं निकाल रहा हूं। तो एल मुझे निकला डी tan ऑफ अल्फा। बात समझो, मुझे एल चाहिए कि डीएल, डीएल चाहिए। तो आपको पता होगा कि आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना तो डिफरेंशियल एलिमेंट निकलता है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट निकलता है। और जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो सम अप निकलता है, कंटिन्यूअस सम निकलता है, बड़ा होके निकलता है। क्योंकि अगर आपको रियल मीनिंग पता होगा तो मुझे बताओ, एल से डीएल निकालना है, क्या इंटीग्रेशन करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या एल फंक्शन है अल्फा की, हाँ अल्फा की। क्यों, देखो बेटा, ये एल है ना, ये अल्फा है। जब मैं यहां पर ऐसे में दिखा दूं आपको, अगर मैं अल्फा बढ़ाते बढ़ाते जाऊं, क्या एल भी बढ़ेगा, हाँ सीधी सी बात है। तो ये जो एल है, लेंथ है, ये अल्फा से निकलती है। जो मैं पहले ही कह रहा था, लेक्चर के पहले ही मैं कह रहा था कि हम जो लेंथ है वो हम एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो जितना अल्फा बढ़ेगा, जितना अल्फा बढ़ेगा, यहां पर लेंथ उतनी बढ़ेगी। सो लेंथ इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, सो वी कैन डिफरेंशिएट एल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करिए। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके, रेस्पेक्ट में अल्फा में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीएल बाई डी अल्फा। मैं क्विकली नहीं कर रहा हूं, मैं क्विकली भी कर सकता हूं, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी तो डी ही रहेगा। tan अल्फा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, sec स्क्वायर अल्फा। तो tan की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं है, इज इट विजिबल। हाँ, थोड़ा बहुत यहां लाइट आ रही है ना, तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि क्या ये विजिबल है कि नहीं है। तो यहां से डीएल हमें निकलेगा, तो डीएल किसके बराबर निकलेगा, मुझे लगता है डी sec स्क्वायर अल्फा, और ये डी अल्फा उधर डी अल्फा। तो पैक कर लो इसको भी। तो ये बनी आपकी तीसरी इक्वेशन। इट इज नॉट विजिबल। देखा, मैं फिर भी कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, थोड़ा मैं यहां पर इसको लाइट रखता हूं, ये शेड रखता हूं ताकि आपको ये दिखे ये क्या है। देखा, हाँ क्या है, डीएल इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर
अल्फा डी अल्फा। तो इन तीनों को यहां पर सबस्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो बताओ ऑन सबस्टिट्यूटिंग व्हाट डू वी गेट, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेंगे, आई भी लिखेंगे, तो डीएल के बदले क्या लिखेंगे, डीएल के बदले यही लिखेंगे, डी सेक स्क्वायर अल्फा, डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, डी एल के बदले लिखेंगे डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा लिखा इसके बदले। फिर साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन थीटा के बदले लिखेंगे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय आर के बदले क्या लिखेंगे, डी बाई कॉस अल्फा, तो ये आर स्क्वायर है, ये बनेगा डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, जो तीसरा डिवाइड होता है ऊपर चला जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको मैंने 1000 बार बोला है। तो डी बी इज कमिंग आउट भी, जरा थोड़ा बहुत इसको यहां पर करिए, इवालुएट करिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो आई ही रहेगा। देख यहां पर एक डी और एक डी कटा है कि नहीं है, सेक स्क्वायर अल्फा और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्रोडक्ट में है तो ये इसको काटेगा, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, वो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा कटा, तो इसलिए सेक स्क्वायर अल्फा को कौन काटेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो फिर क्या बचा इधर, डी अल्फा कॉस अल्फा, तो हम लिखेंगे कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइड बाय नीचे क्या बचा डी, क्योंकि एक डी कटा तो डिवाइड बाय डी। ये हमें निकला क्या, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर छोटा मैग्नेटिक फील्ड निकला। हमें पूरे कंडक्टर से निकालना है, तो हम इस अल्फा को बढ़ाएंगे, हमें इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकला, हम इस अल्फा को बढ़ाएंगे, पहले माइनस अल्फा 1 तक लेके जाएंगे और फिर अल्फा 2 तक लेके जाएंगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो या इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स, ये सब उन्हें लिखा। तो मैं इधर जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको मैं इधर लिखता हूं। अब तो देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स आप खुद बता देना कहां से कहां तक, क्या ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है क्या ये फंक्शन ऑफ अल्फा है, तो अल्फा के मुताबिक आपको लिमिट्स भी देने होंगे। तो डीबी को हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, तो डीबी विल बी इक्वल टू किसके बराबर निकला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये डी है यहां पर, ठीक है। तो फिर क्या है, कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा, है कि नहीं है। तो इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जरा मुझे बता यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक एलिमेंट ये लिमिट्स लगते, जरा बताओ इस पूरे की लेंथ कौन देगा, जब अल्फा कहां से जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना था, ये आपको पता है कि हमने रखा था ये अल्फा 1 नेगेटिव, और ये कितना रखा था, अल्फा 2, समझ में आया। तो हम माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक जाएंगे, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक जाएंगे। तो बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या है, डीबी की इंटीग्रेशन ये बी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो मुझे लगता है कि यहां पर क्या कॉमन ये बाहर निकलेगा, म्यू नॉट आर आई बाई 4 पाई डी, है कि नहीं है। तो कॉस अल्फा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन अल्फा, है कि नहीं है। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दो, अपर लिमिट क्या लगेगा, अल्फा 2, लोअर लिमिट क्या लगेगा, माइनस अल्फा 1। सबको समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बता लिमिट दे दो और डायरेक्टली आंसर बताओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा 2, साइन ऑफ अल्फा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो पहले से यहां माइनस है, तो वहां से जो माइनस बाहर के आ जाएगा वो प्लस बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा 1। समझ में आया। तो साइन ऑफ अल्फा 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा 1, कोई बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर निकलेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। सबसे सिंपल फार्मूला, है कि नहीं है। अब आप बोल देंगे ये उधर क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। सो ये आपको अब याद रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर निकलता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। देख बेटा क्या करना पड़ेगा, अब अल्फा 1 अल्फा 2 मत देखे वो क्लॉकवाइज बन रहे या ऊपर बन रहे या नीचे बन रहे, बस ये देखो कितना एंगल है कितना एंगल है, वैल्यू दे दो इधर, बस दैट इज इट। इतना ही नहीं है। और डी जो है आपने ये देखना है कि ये डी जो है ना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कोई भी डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपने एंगल्स दोनों देखने की, ये
दोनों एंडस कितना एंगल बनाते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपने ये दोनों एंगल्स निकालने हैं, है कि नहीं है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या निकला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बहुत तगड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये मुंह ज़बानी याद रखिएगा और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेशन पे, ठीक है? तो देखिए पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यह है कि ए हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज ए करंट from west to east. The direction of the magnetic field produced by the current at a point vertically above the wire is. क्या कह रहा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हॉरिजॉन्टल करंट केबल है और वहां उसमें करंट कहां से किधर की तरफ जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्ट टू ईस्ट हमें लगता है कि ये होता है, देखो देखो यहां पर एक बच्चा परेशान होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट ये जो वेस्ट है ना, ये जो नॉर्थ है ना, ये ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली ये जो यहां पर ये बना ना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे है। समझ में आया? कुछ बच्चों को परेशानी होती है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वो पीछे नॉर्थ है, ये साउथ है, ऊपर टॉप है और नीचे बॉटम है। समझ में आया? ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? जो बॉटम है वो दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये जो पीछे है दैट इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। समझ में आया? ये चीज याद रखिए, ये ऐसे नहीं होता है, हम बोर्ड पे प्रोजेक्शन दिखाते हैं बट ये ऐसे होता है, ठीक है? कोई बात नहीं। अब देखो करंट कहां से कहां जा रही है, अब देखो करंट कहां से कहां जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट करंट जा रही है, इधर की ओर करंट जा रही है, ठीक है? और अब ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कहां पर है? किधर की तरफ है, मगर कहां पे? एट ए पॉइंट वर्टिकली अबव द वायर। ये वायर है ऐसे, तो इसके ऊपर यहां पर, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किधर की तरफ होगा? यहां पर। ये वर्टिकली अबव, ये नॉर्थ में नहीं है, ये ऊपर है ऐसे। तो बताओ क्या यूज करोगे? मुझे लगता है कि पाम रूल यूज करेंगे, पढ़ा ना? तो पाम रूल जब यूज करेंगे तो राइट हैंड का जो थंब है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट लेके जाएंगे। लिया, बहुत अच्छा। और इन उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करना ताकि जो पॉइंट है जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो उधर की तरफ स्ट्रेच हो जाए, तो स्ट्रेच हो जाए। तो मुझे बताओ पाम किधर की तरफ है? इधर की ओर, है कि नहीं है? तो इधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, खुद ही बताओ किधर की तरफ होगा आप वो। मुझे लगता है दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन जो यहां पर होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर होगी दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। है कोई ऑप्शन? हाँ, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है? तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। तो अगली प्रॉब्लम क्या है वो देखिए आप। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, गोली मार दो इसको, जितना लंबा है मुझे नहीं पता, है कि नहीं है? जितना भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और इसके थ्रू करंट जा रही है I, ठीक है कि नहीं है? और एट ए डिस्टेंस x, आपको मैंने बता दिया कि जो यहां पर डिस्टेंस होते हैं वो कौन से डिस्टेंस होते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखें। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ये कह रहा है कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वो इस x को कैसे इस पे x पे कैसे डिपेंड करता है, यही कह रहा है। तो आपको पता है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालने के लिए आपको तो ये भी फार्मूला पता चल गई। B इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट I बाई 4 पाई d होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज दैट x साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। अरे कोई भी है, साइन अल्फा 1 लिखो या प्लस साइन अल्फा 2, ये कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई कांस्टेंट है। तो साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, यही तो है। तो इसका भी कोई वैल्यू है, इसका भी कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो उस कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट I बाई 4 पाई से, तो कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये कैसे रिलेट करेगा इससे। तो कांस्टेंट को हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी को बुलाओ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। है कोई ऑप्शन? तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ जो है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। सही बात है। तो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि
आपके पास एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा। तो आपको तो फिगर दी गई है कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है कि नहीं है, और ये हमारे पास एक कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये इधर की तरफ आपकी ओर, बट मैं बोर्ड पे कैसे दिखाऊं, इधर की ओर, ठीक है, याद रखना आपकी ओर है। तो ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज द जेड एक्सिस, है कि नहीं है। हाँ, तो यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, साफ साफ पता चल रहा है दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही बात है कि नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर पॉइंट पी है, तो पता यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है। अगेन क्या यूज करेंगे, पाम रूल, सिंपल सी बात है। तो ये थंब ले लीजिए इधर की ओर, अपने हैंड को स्ट्रेच करिए, राइट हैंड को, ये जो टिप है वो उस पॉइंट की ओर चला जाए, है कि नहीं है। तो पाम किधर की तरफ है, इधर की ओर, बता वो कौन सी एक्सिस है, इज दैट जेड एक्सिस, है ना, वो ऐसे दिखा दिया मैंने, क्या वो ऐसे है। तो मुझे बताओ क्या यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या दैट इज डायरेक्टेड along the या towards the positive z axis या along the z axis, है कोई ऑप्शन इसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, एंटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अरे इसमें तो पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा, along का मतलब ये पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो ये डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए, जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे सारे के सारे कवर करेंगे, आगे आगे टब भी आ जाएंगी। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है, फोर लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, हाँ लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी, ठीक है। करंट इन द वायरस ए एंड डी आर इनवर्स, हाँ ये तो पता चल रहा है कि इनवर्स का मतलब क्रॉस है और डॉट का मतलब है कि बाहर आ रही है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज अलोंग, यहां पर भी यही यूज करना है। ये कह रहा है कि ओ पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आपने कहीं पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो उसके लिए अलजेब्रिक रूल्स नहीं लगेंगे, वहां पर क्या लगेंगे, वेक्टर लॉज यूज करने पड़ेंगे, है कि नहीं है। सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल यूज करिएगा, वेक्टर्स को ऐड करिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालिएगा यहां पर, है कि नहीं है। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो यहां पर ये ए है और यहां पर ये कौन है, डी, और यहां पर ये सी है और यहां पर ये बी है, और यहां पर जो, हाँ ये डायगोनल दो है, ठीक है, ये यहां पर ओ है, तो यहां पर हमने बता देना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है। तो यहां पर जो ए पर है तो क्रॉस दिया गया है, व्हाट डज दैट मीन, क्रॉस का मतलब ये है कि करंट अंदर जा रही है, करंट के नहीं कर रही, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही, करंट की बात हो रही, करंट अंदर जा रही है। तो यहां पर भी करंट अंदर जा रही है, ठीक है, और यहां पर करंट बाहर आ रही है, डॉट दिखाया है, तो यहां पर भी करंट बाहर आ रही है, ठीक है। तो आपने देखना है कि यहां पर जितनी करंट है, करंट सेम है, हर किसी में इक्वल करंट से, तो इसमें करंट इसमें करंट, तो डिस्टेंस भी सेम है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस करेगा यहां पर उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा, हर कोई सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर प्रोड्यूस करेगा। बट अब मसला है कि डायरेक्शन किधर की तरफ है, वेक्टर है ना, तो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हम पहले ए से देखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, तो करंट किधर की ओर, अंदर की ओर, तो थंब अंदर लेके जाइए, है कि नहीं है। तो अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करिएगा टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, तो पाम किधर की तरफ है, मुझे लगता है कि अलोंग ओडी, अलोंग ओडी, तो अलोंग ओडी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर क्रिएट करेगा, है कि नहीं है। चलो चलते हैं आगे, तो हम बराबर बी से जाएंगे, सी फिर डी, बी में डॉट है, तो करंट किधर आ रही है, आपकी ओर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और ये मुझे लगता है कि ऐसे होगा, है कि नहीं है। थंब ऐसे रखो और ये अपने राइट हैंड को स्ट्रेच ऐसे करो, ताकि क्या, ऐसे भी दिखा सकता हूं, ताकि क्या, तो बी जो है करंट ऐसे रखो और पाम, सॉरी करंट ऐसे रखो, है कि नहीं, तो पाम ऐसे, ये अपने राइट हैंड को स्ट्रेच ऐसे करो कि ताकि टिप कहां पर जाए, ओ पे, तो पता पाम किधर की ओर है, मुझे लगता है कि अलोंग द डायगोनल ओ सी, तो ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं है। चलो चलते हैं सी पे, तो फिर से डॉट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपकी ओर करंट है, तो थंब उस डायरेक्शन में रखो और पाम को ऐसे स्ट्रेच कर दो, तो अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर दो कि जो टिप है वो टुवर्ड द पॉइंट ओ चला जाए। मुझे लगता है कि ये वाला होना चाहिए, सॉरी, हाँ मुझे लगता है कि ये है,
ये सी पे करंट आपकी ओर है और अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, तो पाम किधर की ओर है, मुझे लगता है इस डायगोनल में, तो ओ डी डायगोनल में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ क्रिएट करेगा, है कि नहीं है। तो हो गया सी बी। अब डी पे जाएंगे, तो डी पे करंट किधर की ओर है, अंदर की ओर, क्योंकि क्रॉस है तो अंदर की ओर रखेंगे अपना थंब और इसको स्ट्रेच ऐसे करेंगे ताकि ये जो टिप है ये किधर की तरफ चला जाए, ओ पे, तो जहां पर अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर, अलोंग द डायगोनल ओ सी, तो इस डायगोनल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या चारों से आ गया? तो सीधी सी बात है, जितना ये है उतना ये है, तो यहां से इन दोनों का डबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इधर की ओर, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा। तो जितना यह है उतना यह है, और वो इन दोनों के बराबर थे, तो इन दोनों का भी डबल यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों इक्वल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन दो का रिजल्टेंट कैसे जाएगा? मुझे लगता है कि अलोंग दिस डायरेक्शन, तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट ओ ड्यू टू ऑल द फोर करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड। ये इसका मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टुवर्ड्स या अलोंग बीसी या अलोंग एडी, एडी बोल दो या बीसी, सी भी नहीं बोल सकते क्योंकि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बीसी की डायरेक्शन में है या एडी की डायरेक्शन में है, कोई ऑप्शन? अलोंग एडी, हाँ सही है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है ना, तो अलोंग एडी। दूसरा क्या है? सीबी, सीबी नहीं, बीसी के अलोंग है, सीबी के अलोंग नहीं है, सीबी एंटी पैरेलल है इसके। एबी, एबी तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में तो नहीं है। सीडी, सीडी ये वाला है नीचे की ओर, तो इधर की तरफ भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? तो मुझे लगता है कि इसका पहला ही ऑप्शन आएगा कि ये किस डायरेक्शन में है, बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एडी और बीसी, एडी और बीसी। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है एडी, तो आप एडी और बीसी लिख सकते हैं, एडी और बीसी दोनों सही है, बट यहां पर एक ही ऑप्शन होता है, तो आपको पता है दैट इज एडी। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल करंट आई कैरिंग लूप ऑफ साइड लेंथ डी यूनिट्स। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, देखो ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर किसी साइड की लेंथ इसने कितनी दे दी? डी यूनिट्स। कितनी? डी यूनिट्स। तो ये कह रहा है कि इसमें करंट जा रही है आई, तो आपकी मर्जी किसी भी डायरेक्शन में रखो आई, तो यहां से भी फिर आई, तो फिर यहां से वापस आई, लूप हो रहा है ना, तो इसीलिए लूप बोला है इसने। तो बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां पर ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हम क्या करेंगे, देखो पहले हम देखेंगे जितना ये लंबा है, जितनी इसकी डिस्टेंस है, जितना ये इससे दूर है, वैसा ही हाल इसके साथ भी है, वैसा ही हाल इसके साथ भी है। तो इसका मतलब कि जितना ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा। समझ में? अब देखते हैं डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड तो तीनों फाइनाइट करंट कैरिंग आर्म्स इज सेम। अब बात ये कि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी सेम रही ना, तो फिर हम एक से निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट दी आंसर। समझ में आया? तो इधर की तरफ थंब है और स्ट्रेच कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, ड्यू टू दिस आर्म, ड्यू टू दिस आर्म अंदर की ओर, तो ड्यू टू दिस आर्म अंदर की ओर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम भी है फ्रॉम द सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, और तीनों का डायरेक्शन सेम है, दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो एक का निकालो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द आंसर। तो हम पहले एक का निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे एक का? तो एक का कैसे निकलते हैं? एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से हमने अभी निकाला था, बताओ वो क्या होता है, वो फार्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। यही पढ़ा ना हमने अभी, तो अब उसको यूज करना पड़ेगा। डी आपको पता है कि ये वाली लेंथ नहीं है, क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, कहां तक? टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। इज इट ओ? तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये डी है, बट यहां पर ये डी इसने दिया है, तो ये कंफ्यूजिंग है। तो आप यहां पर डी मत लिख लीजिए, आप यहां पर ए लिख लीजिए, है कि नहीं है? तो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फार्मूला में ए लिखेंगे ताकि ये इसके साथ मेल ना खाए, क्योंकि यहां पर डी दिया गया है।
तो ये यहां से यहां तक हमें क्या होता है ए, तो यहां पर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो नहीं दिया गया है। तो साइन ऑफ अल्फा वन आपको पता है कि ये जो ए है ये कितना एंगल बनाता है एक एंड से और दूसरे एंड से। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां पर ये वाला आर्म ले लीजिए, ये वाली आर्म ली, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए यहां पर लिखा अल्फा वन क्या हो गया, ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है एक एंड से, वो तो ये हो गया, इसका नाम रखेंगे अल्फा, ये अल्फा वन है, और ये कितना होगा अल्फा टू। फ्रॉम द सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते कि जितना अल्फा वन है उतना अल्फा टू है, और जब दोनों का सेम वैल्यू है तो पता वो कितना है। पहले देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यहां पर कितना एंगल है, सबको पता है ना वो 120 होता है ना, यहां पर ये पूरा 120 होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि कैसे होता है मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं होता है, ये रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन का मतलब हर कोई साइड इक्वल है, तो हर कोई साइड इक्वल है। तो अगर आपने देखना है कि कोई साइड ये वाला साइड इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूं, वो एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर दो कि उसके कितने साइड से, 360 डिग्री को डिवाइड कर दो उसकी साइड्स कितनी, इसके कितने साइड से 3, तो 2 पाई बाई 3 रेडियंस यहां पर ये पूरा एंगल बनेगा। अगर आप देखेंगे 2 पाई बाई रेडियंस कितना होता है, दैट इज सिंपली 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 एंड दैट इज 120 डिग्री। ये उनके लिए बोल दिया मैंने कि अगर आपको नहीं पता कि यहां पर ये एंगल कितना बनेगा, बट वो एक एंड ने नहीं, वो दूसरे वो पूरी आर्म ने बना दिया, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा एंगल कितना सबटेंड होगा 120। तो आपको पता है कि जितना ये है उतना ये है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको पता है कि यहां पर ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है कि नहीं है, जितना दूर ये है ये कॉमन है, ये जितना दूर ये है उतना दूर ये है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। तो पूरा कितना है 120, तो ये होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3, ठीक है। और ये अगर d है पूरा तो ये यहां से यहां तक कितना होगा d/2 और ये भी कितना होगा d/2 है कि नहीं है। तो हमें ए निकालना है और साइन ऑफ अल्फा वन वो हो गया साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2 वो भी हो गया साइन ऑफ 60। जरा मुझे बताओ ये क्या निकलेगा यहां पर, तो हम पहले ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बता वो किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और एंगल भी पता है, तो क्या tan थीटा यूज करेंगे। तो यहां पर पहले ये a निकालो, तो a निकालने के लिए यहां पर मैं क्या यूज करूंगा tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा tan ऑफ 60, ये tan ऑफ 60 इस राइट ट्रायंगल की बात कर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है d/2 बेस क्या है a, तो मुझे a चाहिए। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू d/2a, तो a इधर जाएगा, तो जब a इधर जाएगा तो a किसके बराबर निकलेगा d/2 √3, तो ये हमें क्या निकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर d/2 √3, तो a के बदले क्या लिखेंगे d, तो तीसरा डिवाइड किधर जाता है ऊपर 2 √3 है कि नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। ये भी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 वो हो गया √3/2 प्लस √3/2 वो हो गया ना ट्वाइस √3/2, 2 और 2 गया तो यहां बचा √3, समझ में आया दोनों को ऐड करके। अब बताओ ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है यहां पर, तो B इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो यहां पर आएगा 9 म्यू नॉट आई 2 1 और 2 2 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो आई थिंक दैट दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आवाज तो नहीं कटी ना, आई डोंट नो अब, क्योंकि यहां पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो कितना निकला 9 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल करंट कैरिंग लूप। समझ में आया कैसे, तो मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया, दैट इज वाई यहां पर ये मैं टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a wire of length L कैरिंग करंट I, उसके थ्रू करंट जा रही है I, इज शेप्ड इनटू एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अभी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 3 साइड दिए गए थे, स्क्वायर होता तो 4, तो पेंटागन होता था रेगुलर तो 5, बट यहां पर ये पेंटागन भी नहीं है, हेक्सागन भी नहीं है, ये एन साइडेड,
मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, दैट विल बी ए जनरल क्वेश्चन। फिर आपको अगर नीट या जेडब्ल्यू में पेंटागन हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन जो भी हो तो आप वो करेंगे, बट प्रोवाइडेड अगर आपको एन साइडेड पॉलीगॉन की एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता हो। चलो निकालते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसे जो मैंने यहां पर किया ना डिट्टो यही करना है, बट यहां पर कुछ नहीं करना है। यहां पर अब आपको एक चीज जहन में रखना है कि जो एंगल होगा वो इन टर्म्स ऑफ एन निकलेगा, क्योंकि एन यहां पर साइड से वो हमें नहीं पता। सबसे पहले क्या दिया गया है कि एक वायर है, उसकी टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, कैरिंग करंट आए उसके थ्रू करंट आई है, शेप्ड इनटू एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। चलो मैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनाता हूं। एक दो साइड बनाते हैं बस, दैट इज इट। यहां एक और बनाएंगे बस। अब आप बोलते हैं कि सर आपने तो बस 3 साइड बना दिए, नहीं इसमें और भी बहुत ज्यादा साइड्स है, ठीक है। ये एन साइडेड पॉलीगॉन है, और एन साइडेड पॉलीगॉन में पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, एल। समझ में आया? तो मैंने अब 2-3 बना दी यहां पर ताकि आपको समझाने के लिए। तो सपोज दिस इज द सेंटर, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बात समझो, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, जितनी भी साइड से एन साइड से। अब देखो, अब अगर यहां से करंट आ रही है, आए यहां से भी आए, यहां से भी आए, यहां से भी आए, और हर कोई एक एक इक्वल दूर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो बस कोई बात नहीं है। एक का निकाल दो, तो अब 3 से नहीं, अब एन से मल्टीप्लाई करो, बस दैट इज इट। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहां पर देखेंगे कि ये कितना एंगल बनाता है और ये कितना परपेंडिकुलर दूर है इससे, है कि नहीं है? बताओ, सबसे पहले यहां पर लॉजिकल बात होगी, बताओ ये लेंथ कितनी दी गई है, वो तो नहीं दिया गया है, हमें पूरी लेंथ एल दी गई है, तो ये एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? अरे सीधी सी बात है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, हर कोई साइड इक्वल है, तो इसका मतलब कि अगर पूरी की लेंथ एल है तो एक पार्ट की तो एल बाय एन होगी, है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो लेंथ होगी, एक साइड की जो लेंथ होगी वो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, एल बाई एन। समझ में आया? अब बात समझो, ध्यान दो, मतलब ये पूरा यहां पर कितना एंगल बनाएगा। अभी मैंने बोला था कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन का एक साइड देखना है कि वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो वो थीटा किसके बराबर होता है? वो पूरा का पूरा एंगल, ये अगर मैं थीटा पूरा मान लूं, वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर दो कि वो कितने साइड से, कितने साइड से इसके, एन, तो 2 पाई बाई एन रेडियंस। तो ये पूरा थीटा कितना होगा? 2 पाई बाई एन रेडियंस। अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, है कि नहीं है, तो ये जियोमेट्रिकली कॉन्ग्रेंट होगी, जितना ये उतना ये कॉमन, ये इसके बराबर, बस दैट इज इट, हो गया। तो इसका मतलब कि ये एक एंगल और एक एंगल दोनों बराबर होंगे और आधा आधा होंगे। अगर पूरा 2 पाई बाई एन है तो एक कितना होगा? एक, इसका आधा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हाफ की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कटा, तो मुझे लगता है कि ये वाला एंगल होगा पाई बाई एन रेडियन, और ये भी कितना होगा? पाई बाई एन रेडियन, ठीक है। और ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? अभी मैंने बोला था दैट इज डी, होता है ना, जो हमने इससे पहले फार्मूला पढ़ी थी, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक एंड पे पाई बाय एन रेडियन बनाती है, दूसरे पे पाई बाय एन रेडियन बनाती है। और ये यहां से यहां तक कितना होगा? पूरा साइड कितना है? एल बाय एन, तो आधा कितना होगा? उसको डिवाइड बाय कर 2, तो यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये होगी एल बाय 2n। समझ में आ रहा है? एल बाई एन का आधा वही हो गया ना, एल बाई 2n। तो ये वाली डिस्टेंस भी पता, एंगल भी पता, ये पता चलेगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको फार्मूला सब क्लियर है, तो बताओ फार्मूला क्या है आपके सामने? वो जो हमने एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, 4 पाई D साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, याद है ना? तो ये दो एंगल जो होते हैं, ये आपने देखना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एंगल बनाती है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना इस साइड से एंगल बनाती है उतना तो इससे भी बनाती है। तो ये बनेगा साइन ऑफ कितना बनेगा? पाई बाई एन, और ये भी क्या बनेगा? साइन ऑफ पाई बाई एन। तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ पाई बाई एन, वो हो गया ट्वाइस साइन ऑफ पाई बाई एन, ठीक है। अब डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस आपको चाहिए, तो एंगल भी पता, तो टैन थीटा यूज करिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टैन ऑफ, टैन क्या लेंगे आप? पाई बाई एन। टैन ऑफ पाई बाई एन किसके बराबर निकलेगा? परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? एल बाई 2n, एल बाई 2n परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है? डी,
तो डिवाइडेड बाई 20 वो हो गया डी। तो यहां से डी किसके बराबर निकलेगा, बताओ डी किसके बराबर निकलेगा यहां पर, तो डी विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, सो एल बाई 2n, एल बाई 2n, और डिवाइड क्या होगा tan ऑफ पाई बाई n, तो 1 बाई tan ऑफ पाई बाई n होता है cot, तो हम इसके बदले यहां लिख सकते हैं cot ऑफ पाई बाई n। अरे ये 10th में पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में, ये आ जाएगा ना इधर tan ऑफ पाई बाई n, वो बन गया ना 1 बाई tan ऑफ पाई बाई n, 1 बाई tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा। तो मुझे लगता है कि अब तो हमें ये d भी पता चल गया है कि नहीं है, तो d भी पता चल गया और ये एंगल्स भी पता चल गए। तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड एक से नहीं n साइड से निकाल सकते, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसको पहले से n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to 1, तो एक से क्या निकलेगा, एक से निकलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी, डी के बदले क्या लिखेंगे, अभी डी के बदले क्या लिखेंगे, एल बाई 2n, जो तीसरा डिवाइड होता है ऊपर जाएगा, एल बाई 2n कॉट ऑफ पाई बाई n, कॉट ऑफ पाई बाई n, सही बात है। तो ये हो गया डी, साइन ऑफ पाई बाई n प्लस साइन ऑफ पाई बाई n, मुझे लगता वो हो गया ट्वाइस साइन ऑफ पाई बाई n, सही बात है ना। तो b विल बी इक्वल टू, देखो अब खुद काटो, 2 2 आर 4 और ये 4 गया है कि नहीं है, n इंटू एन हो गया n स्क्वायर, पहले लिखेंगे n स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे म्यू नॉट, फिर क्या लिखेंगे i, है कि नहीं है, हो गया यहां तक। नीचे क्या बचा, नीचे बचा पाई l, है कि नहीं है। तो अब ये साइन है, नीचे कॉट है कि नहीं है, तो कॉट आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस बाई साइन, है कि नहीं है। कॉस नीचे है, साइन ऊपर जाएगा, साइन बाई कॉस हो गया tan, तो tan पाई बाई n साइन पाई बाई n हो जाएगा, ये tan पाई बाई n साइन पाई बाई n। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो बेटा 1 बाई कॉट क्या होता है, अगर ऐसे याद नहीं रहा तो ये 1 ऊपर है नीचे कॉट है, तो 1 बाई कॉट क्या होता है tan, तो ऊपर क्या लिखेंगे tan ऑफ पाई बाई n, तो tan ऑफ पाई बाई n और उसके बगल में साइन ऑफ पाई बाई n है। तो मुझे लगता है क्या l भी गिवन है, यस, क्या n भी गिवन है, यस, बाकी तो सब है पता। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया एक रेगुलर पॉलीगन की। आप ये फार्मूला मुंह ज़बानी भी याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो फिर आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो अब बात समझो, टाइम लग रहा है मुझे, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस फार्मूला को चेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइडेड पॉलीगन, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दो यहां पर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पे मैं खुद देता हूं, तो आप खुद करिएगा वो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, क्या वो भी एन साइडेड पॉलीगन है, मगर वहां पर एन का वैल्यू क्या है 3, तो एन का वैल्यू 3 दे दो, जहां जहां एन है वहां 3 3 दे दो, है कि नहीं है। इतना ही नहीं, और ये जो एल है ये टोटल लेंथ है, बता वहां पर टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ जो है मुझे लगता है वो 3l होगा, l इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वो जब आप वैल्यू देंगे ना तो आपको बराबर वही फार्मूला आ जाएगी। चलो मैं देता ही हूं जो हमने अभी निकाला था। अगर अब इस फार्मूला को चेक करेंगे तो हम इसको अब चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, ये हमें आंसर निकला, बट अब इसको चेक करेंगे तो किसके लिए चेक करेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चेक करेंगे। क्यों करेंगे उसके लिए, क्योंकि उसके लिए हमने पिछला क्वेश्चन किया है कि नहीं है। तो अब देखो जरा मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में b किसके बराबर होगा, n स्क्वायर, तो मुझे लगता है ये बनेगा 3 स्क्वायर, है कि नहीं है। फिर म्यू नॉट, फिर i, फिर tan ऑफ पाई बाई n, तो हो गया पाई बाई 3, तो फिर होगा साइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि n का वैल्यू 3 देना है, पाई l, बट यहां पर l क्या है, ये टोटल लेंथ है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की अब टोटल लेंथ l है, टोटल लेंथ, तो एक की क्या होगी l/3 स्मॉल l बाई, या टोटल l/3। अरे ध्यान दो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड l है, ये भी l है, ये भी l है, स्मॉल l, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 3l, तो वही होगी ना l। तो इस कैपिटल L के बदले ये टोटल लेंथ यहां पर है इस फार्मूला में, उसके बदले में 3l लिख सकता हूं, और ये l जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड की लेंथ है, तो इसके बदले में 3 स्मॉल l लिख सकता हूं, वेयर l इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा हमने किया था लास्ट टाइम। तो b इज इक्वल टू, देखो 3 स्क्वायर हो गया 9, यहां से ये एक 3 और एक 3 कटा, यहां बचा 3 बचा, म्यू नॉट i बचा और डिवाइड बाई
पाई एल बचा, है कि नहीं है। ये tan ऑफ पाई बाई 3, tan 60 पाई बाई 3 होता है tan 60, तो tan 60 कितना होता है √3, बहुत अच्छा। साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये सबको पता है, जरा वैल्यू दे दो। √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 इंटू 3 हो गया 9 हो गया, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, मुझे लगता है ये 2 पाई एल। जरा देखो 100% यही निकला, है कि नहीं है। जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकाला था वो यही निकला था। तो क्या ये इसका चक भी हो गया, तो हमने इसको अब प्रूव भी कर दिया, एक तो डिराइव कर दिया उसके बाद प्रूव भी कर दिया बाय यूजिंग अ स्पेशल केस। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है एल, कैरिंग करंट ऑफ आई एम्पियर्स इज बेंट इनटू अ रेगुलर पेंटागन। ये अब आ जाना चाहिए। अब एक पूरी लेंथ है इसकी, कितने बना दिए मैंने, मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 5 है। ये एक रेगुलर पेंटागन है, हर कोई साइड इक्वल है, यहां नहीं लग रहा बट है। तो पूरी की लेंथ कितनी है एल, तो एक की कितनी होगी L/5, है ना। पूरा एल है तो एक साइड की होगी ना L/5, तो है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो, एक का निकलो 5 से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं है। तो यहां डायरेक्टली ये वाली यूज कर दो, डायरेक्टली यही वाली फार्मूला यूज कर दो। तो एन का वैल्यू बस 5 दे दो, यू विल गेट द आंसर। तो 5 दे दो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, है कि नहीं है। बट यहां पर आप परेशान हो जाएंगे, tan ऑफ पाई बाई 5, तो ये tan ऑफ पाई बाई 5 में ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए होमवर्क भी है, यहां सिंपली होमवर्क क्या है, एन के बदले 5 दे दो, यू विल गेट द आंसर। हाँ एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ो, मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होना चाहिए कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड सर्किट एज शोन इन फिगर। देखो स्क्वायर शेप्ड सर्किट है, देखो ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। यहां पर इसको एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ठीक है। यहां से करंट आ रही है, आई डोंट नो कितनी आ रही है। फिर आपको पता है कि इस जंक्शन पे उसका क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगी, एक जाएगी यहां से, एक जाएगी यहां से। तो यहां से जो करंट जाएगी वही यहां से भी जाएगी, वही यहां से भी जाएगी, और यहां से जो करंट जाएगी वो ना होगी जो ये इनसे जा रही है, और फिर यहां मिलेंगी तो फिर से आई ही आ जाएगी जितनी होगी। अब मैं यहां पर सिंपल एक बात बता दूं, आप यहां पर आई मान लीजिए, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां से कितनी जाएगी, यहां से कितनी जाएगी, है पता। चलो मैं एक बात बता दूं आपको, डिवाइड होता है ना, अगर यहां से मुझे लगता है सिंपली, मुझे क्या लगता है, सबको पता है कि इसकी जितनी रेजिस्टेंस उतनी इसकी भी है, उतनी इसकी भी है, उतनी इसकी भी है कि नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है। तो इन तीनों की रेजिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम जाएगी, तो यहां पर करंट कम होगी, यहां से करंट ज्यादा होगी, है कि नहीं है। अब मैं ऐसे रखूं, चलो मैं यहां से बोलता हूं, सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर यहां से करंट जा रही है 4I, मुझे लगता है कि यहां से जाएगी करंट 3I और यहां से जाएगी I, सही है ना। सबको पता होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है कि नहीं है। अब देखो कैसे, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब 4 मैंने इसलिए लिया ताकि यहां पर इंटीग्रल वैल्यूज निकलेंगे, आई लिखूंगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहां से कितना निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा। देखो ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी मैं बता दूं, ये 4 है ना, अगर यहां से आपने करंट देखनी कितनी जा रही है, तो अपोजिट में देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, उसको डिवाइड, अपोजिट में देखो रेजिस्टेंस कितनी है, उसको डिवाइड बाय करो क्या, कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। अगर यहां से आप जाना चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ये I1 कितना है, तो I1 किसके बराबर होगा, वो होगा वहां से करंट कितनी आ रही है 4I, कितनी आ रही है 4I, उसको अपोजिट रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितनी है R 3R, तो डिवाइड करिए टोटल रेजिस्टेंस R, ये 3R और ये R है तो 4R, गया 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 3I, है कि नहीं है, सही बात है। तो मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूं आपको कि यहां से 3 गुना करंट जाएगी, यहां से अगर 1 गुना करंट जा रही है तो यहां से 3 गुना करंट जाएगी, बस दैट इज इट। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये वाला, पहले इसका देखेंगे, यहां से करंट आई जा रही है, जितना ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट करेगा वो अंदर की ओर होगा, और उतना ही ये भी क्रिएट करेगा वो भी अंदर की ओर होगा, और उतना ही ये भी क्रिएट करेगा वो भी अंदर की ओर होगा, एज पर पाम रूल,
है कि नहीं है? तो इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप निकालना चाहते कि इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वो अंदर की ओर होगा, और वो कितना होगा, वो 1 का निकालिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए। सपोज इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है बी, मैं कह रहा हूं बी, तो यहां से कितना होगा बी, यहां से भी कितना होगा बी। तो इस तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, जिसको हम क्रॉस लिखेंगे, तो वो कितना होगा, दैट इज 3b, है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अगर आई बी क्रिएट कर रहा है तो 3i कितना क्रिएट करेगा, वो 3b क्रिएट करेगा। और अगर आई बी कर रहा है क्रिएट, ये बी कर रहा है क्रिएट, ये बी कर रहा है क्रिएट, तो 3i कितना क्रिएट करेगा, तो 3b। क्यों? क्योंकि आपको पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। अब देखो देखो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी वही है, 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 ये सबका सेम है, ये भी सबका सेम है, ये म्यू नॉट भी सबके लिए सेम है, साइन ऑफ अल्फा 1 जितना इसका उतना उसका, ये भी सबका सेम है। तो b इज B is directly proportional to I। तो ये कैसे लगाया मैंने, ठीक है, हाँ, B is directly proportional to I। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी I ज्यादा होगी क्या उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर I की वजह से B है तो 3I की वजह से कितना होगा, 3B। तो अब इन तीनों की वजह से 3B है बट अंदर की ओर, तो इस 3I की वजह से कितना होगा, सो B 3i की वजह से, पहले देखेंगे 3i की वजह से किधर की तरफ होगा, एज पर पाम रूल वो बाहर की तरफ होगा, आपकी ओर, तो आपकी ओर होगा, वो कितना होगा 3i की वजह से 3b। अब बताओ, इन तीन की वजह से अंदर की ओर 3b और इस अकेली की वजह से 3b बाहर की ओर, तो नेट कितना होगा बीच में, 0। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। अब याद रखिए, जैसा है वैसा है, डरिए मत। अगर आपके सामने कभी भी क्लोज्ड सर्किट है, क्या है, क्लोज्ड सर्किट, फिर यहां से जितनी भी करंट आ रही है अगर वही यहां से निकल रही है, ये जहां जहां जाए जाने दो, अगर आपने बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा नेट, वो हमेशा 0 होता है। दैट इज डे थंब रूल, याद रखिएगा। समझ में आया? तो इसके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0, वो मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन, क्या shown in figure is a rectangular loop of conductor carrying a current I. The length and breadth of the loop are respectively A and B. The magnetic field at the center of the loop is, समझ में आया? तो जितना ये वाला ये A क्रिएट करेगा उतना ऊपर भी क्रिएट होगा, और ये अंदर की ओर वो भी अंदर की ओर, 1 का निकालो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब B से जो होगा वो A से नहीं होगा क्योंकि लेंथ अलग अलग है। ये जो A है ये जो B है वो अंदर की ओर यहाँ पर, और ये वाला ये भी अंदर की ओर, तो सबों का अंदर की ओर, तो 4 का ऐड होगा बट 2-2 करके, लेंथ 2 का 1 और ब्रेड 2 का 1। समझ में आया? कर पाओगे? तो आप इसके लिए फार्मूला भी मुंह ज़बान याद रख सकते हैं। जरा मैं देखो ऑप्शन, म्यू नॉट आई A प्लस B 2 पाई, नहीं ये नहीं है, तो इसका चौथी फार्मूला सही है, तो चौथी फार्मूला इसकी सही है, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज ट्वाइस म्यू नॉट आई, ट्वाइस म्यू नॉट आई, मैं डर गया था सच में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई AB, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये भी आप मुंह ज़बान याद रख सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं डेराइव कर दूं, ये उतना है नहीं। अगर ये आप फार्मूला याद रखेंगे ना तो इससे पता क्या है, इससे स्क्वायर वो सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? अगर स्क्वायर होगा तो B स्क्वायर भी A स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइड सेम होगा तो आपको वो भी निकलेगा, है कि नहीं है? तो चलो इसको डेराइव कर देते हैं। देखो क्या है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शेप्ड लूप है, करंट कैरिंग लूप है। तो यहां से करंट आई जा रही है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी A, और यहां से भी करंट वही आई जा रही है और इसकी लंबाई कितनी है B, और यही से फिर से आई तो ये A, और फिर से B, और ये करंट आई जा रही है और ये भी है B, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसके सेंटर पे आपने क्या निकालना है, इसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो जितना इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना अंदर की ओर, उतना इसके ऊपर वाले की वजह से होगा अंदर की ओर, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है।
और इन दोनों की लंबाई सेम है, इसका भी अंदर की ओर, इसका भी अंदर की ओर, बट इन दो का अलग होगा, इन दो का अलग होगा। तो मुझे लगता है इसका निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि सब की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। बस देखो देखो, दैट इज इट, हो गया। तो अब हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ, तो बी ए नाम लिखेंगे, ए इज लेंथ हियर, तो वो कितना होगा, 2 से पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 2 है ना। तो ए कैसे है, देखो देखो कैसे निकालेंगे हम। तो उसके लिए आपको पता है कि ये करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको पता है कि इसको हम डी से लिखते हैं, है कि नहीं है, और ये अल्फा 1 होगा, है कि नहीं है, चलो इसको हम अल्फा लिखते हैं। तो ये अल्फा 2 होगा, वो भी अल्फा होगा एज पर सिमेट्री। तो मुझे बताओ पहले इसका देखेंगे, जरा बताओ यहां पर क्या होगा। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ए है तो आधा कितना होगा, a/2 गया। ये पूरा का पूरा b है तो ये d कितना होगा, ये d खुद ब खुद b/2 होगा। अरे ब्रैकेट का आधा होगा ना d, तो ये हो गया। अब हमने अल्फा का टेंशन है, आप मुझे बताओ साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूला में साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर, है कि नहीं है। व्हाट इज परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा। परपेंडिकुलर क्या है, a/2, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला है, किसी को पता वो कितना हो गया, सिंपल है। ये पूरा लेके जाओ यहां तक, ये पूरा डायगोनल लेके जाओ। क्या यहां पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, उसका एक साइड बी है और एक साइड ए है, तो ये कितना होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ पूरा का पूरा, अरे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, आपको ये डायगोनल निकलेगा। बट हमें डायगोनल नहीं चाहिए, हमें उसका आधा चाहिए, तो ये होगा डिवाइड बाय 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या निकला यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा डिवाइड बाय 2, तीसरा डिवाइड ऊपर जाएगा, तो जब वो ऊपर जाएगा ये 2 और 2 कटेगा, तो साइन अल्फा आपको पता चल गया, ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, ये आपको साइन अल्फा पता चल गया, तो ये भी साइन अल्फा होगा, है कि नहीं है। तो मुझे बताओ अब इसकी वजह से क्या होगा वो, तो ट्वाइस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, तो 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी एक की वजह से, वो फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, म्यू नॉट आई बाय कितना है, 4 पाई ए या 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, ये है कि नहीं है, जरा वैल्यू दे दो। तो ट्वाइस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डी क्या है, डी है b/2, b/2 ये ऊपर जाएगा तीसरा डिवाइड, तो फिर क्या है साइन ऑफ अल्फा 1, जितना ये एंगल उतना ये साइन ऑफ अल्फा 1, यानी कि साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर है, a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस फिर से यही, तो वो बनेगा ना ट्वाइस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ अल्फा 1 इसके बराबर निकला, तो अल्फा 2 भी इसी के बराबर निकले, उन दोनों का ऐड हो रहा है, तो वो ट्वाइस होगा ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखो ये 2 2 और 4 हो गया, ये 4 गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा ट्वाइस म्यू नॉट आई बाई पाई बी, तो ऊपर क्या बचा, a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ्स, 2 लेंथ्स, ए है ना यहां पर लेंथ, तो ब्रेड्थ से क्या होगा, अगर आप थोड़ा अपनी बुद्धि यूज करेंगे, थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे, मुझे लगता है कि अगर ये लेंथ से हो गया तो ब्रेड से क्या होगा, ब्रेड से वो होगा जहां ए है वहां बी लिखो, जहां बी है वहां ए लिखो, ये शॉर्ट में करेंगे तो आप कर सकते हैं पूरा का पूरा, बट मुझे लगता है कि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ब्रेड्थ्स वो क्या निकलेगा, 2 तो 2 रहेगा, म्यू नॉट रहेगा, आई रहेगा, पाई रहेगा, बी के बदले ए के बदले बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर, वो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ब्रेड्थ्स, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ्स। तो जब सब चारों का ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सुपर इंपोज होता है एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, इनका सम करना है, तो इनको सम करिएगा। तो मैं अब वो इधर करता हूं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने, तो वो सम करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो लेंथ्स प्लस ब्रेड्थ्स का सम करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब हमें सम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि यहां पर कुछ कॉमन निकलेगा, 2s म्यू नॉट आई, 2s म्यू नॉट आई, पाई
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए बाई बी, यहाँ बी बाई ए, बस बाकी कॉमन निकलेगा। इन दो को जब सम करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, ट्वाइस म्यू नॉट आई, ट्वाइस म्यू नॉट आई, इधर भी है इधर भी है, हो गया ये पाई बी पाई ए, नहीं पाई पाई कटेगा, पाई कॉमन निकलेगा। और क्या है इधर डिवाइड में, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर भी है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताओ कॉमन क्या बचा, उधर क्या बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा ए बाई बी, ए बाई बी प्लस इधर क्या बचा बी बाई ए, बी बाई ए। जरा ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सिंपल। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ट्वाइस म्यू नॉट आई, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐड करेंगे डिवाइड बाई पाई, और क्या है ए बी, और क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। तो ये आपको मैंने 1000 बार बोला है कि यहां पर आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, या इसका पावर, ये जो बेस यहां पर है वही बेस यहां पर भी है कि नहीं है। यहां पर बेस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 1, तो इसका पावर क्या है 1/2, रूट का मतलब पावर है 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो वो -1/2, तो 1 - 1/2 हो गया 1/2, वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो फिर मैंने आपको बोल के रखा है कि अगर कहीं पे x देखा और नीचे भी x है बट ऊपर इसी x का रूट है तो इसका आंसर होता है, अगर ऊपर रूट है तो आंसर है नीचे रूट होगा, बस दैट इज इट। अगर ऊपर x है और नीचे वही है बट रूट में, तो नीचे रूट है ना तो ऊपर रूट होगा, ये होगा इसका आंसर, बस दैट इज इट। आई मीन टू से नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डिवाइड बाई सिंपल नंबर इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, नंबर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो आप कुछ ना करिए, जो नंबर यहां पर है वही यहां पर भी है, बट एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रूट है उसका, तो अगर न्यूमरेटर में ना वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बस दैट इज इट। अगर डिनोमिनेटर में है ना तो वो पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, बस दैट इज इट आंसर। तो नंबर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जरा खुद बोलो, नंबर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। समझ में आया? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू √2, और रैशनलाइजेशन करो यही निकलेगा। 2 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू √2, 8 डिवाइड बाय √8 इज इक्वल टू √8, √7 divided by 7 is equal to 1 by √7, √6 divided by 6 is equal to 1 by √6। तो बता ये क्या निकलेगा, सो B is equal to twice mu naught I divided by pi AB, नंबर डिवाइड बाय रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू रूट ऑफ नंबर। जरा देखो, यही मैंने बोला था कि मुंह जबानी याद रखो फार्मूला, तो मैंने डेराइव भी कर दिया। तो b इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट आई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई ए बी, तो यही है इसका ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि नहीं है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो क्या है, हाँ देखिए आप क्वेश्चन, वर्टिकल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वर्टिकल है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ठीक है, कैरीज ए करंट वर्टिकली अपवर्ड्स। हाँ, एक वर्टिकल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट जा रही है ऊपर की ओर, आई जा रही है। सपोज ए पॉइंट पी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट एट ए स्मॉल डिस्टेंस। ए पॉइंट पी, ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ए पॉइंट पी लाइज, चलो यहां पर इसके बगल में है, ईस्ट में एक पॉइंट है, चलो वो छोटी सी डिस्टेंस पे है, सपोज दैट इज स्मॉल डी, एंड अनदर पॉइंट क्यू लाइज टू द वेस्ट, अनदर पॉइंट क्यू लाइज टू द वेस्ट। एक और पॉइंट है वो क्यू के वेस्ट, इसके वेस्ट में है, वो इधर की तरफ है, एट द सेम डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस सेम है, यहां पर एक और पॉइंट है क्यू पॉइंट, सेम डिस्टेंस पे है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज, बताइए पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जरा ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन क्यू, सेम एट क्यू, लेस देन क्यू, ग्रेटर और लेस देन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अरे स्ट्रेंथ ऑफ करंट आए, अब बता यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अरे ये जितना दूर है उतना ये भी दूर है कि नहीं है? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, है कि नहीं है? तो ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, तो हो गया ठीक। तो आई भी दोनों के लिए सेम है, ये भी हो गया। तो म्यू नॉट भी पाई भी डी, इसकी सेपरेशन सेम है। तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की ओर, और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। यहाँ पर होगा बाहर की ओर, यहाँ पर होगा अंदर की ओर, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा।
यहां पर ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज ग्रेटर देन एट क्यू, सेम एज एट क्यू, तो है सेम एज एट क्यू, इसका ऑप्शन क्या है, सेम एज एट क्यू। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सेम करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप लिख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, सेम एज एट क्यू। पी पे भी वही होगा जो क्यू पे होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा सोचना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर कंडक्टिंग लूप, अभी हमने देखा था, ऑफ अ साइड लेंथ एल कैरीज ए करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज। यहां पर ये अब थोड़ा बोल रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है कि नहीं है। अब स्क्वायर है तो आपको पता है कि ये कह रहा है कि अगर उसकी लेंथ एल है तो हर किसी की लेंथ एल है, हर किसी की लेंथ एल है, और करंट आई जा रही है, जो भी जा रही है, तो पता है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 टाइम्स √1 होगा, और √1 किसके बराबर होगा, μ0 I by 4 pi L, 4 pi d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन ऑफ अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा 2, वो हो गया ट्वाइस, क्योंकि एंगल सेम होगा, ट्वाइस साइन ऑफ अल्फा, है कि नहीं है। अभी आपने देखा था तो b इज इक्वल टू, अगर आप वहां पर भी देखेंगे तो वो भी यूज कर सकते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर है ना, अरे सीधी सी बात है, ये है d, तो ये l है पूरा, तो ये कितना होगा, ये होगा L/2, फिर से डेराइव कर रहा हूं। और ये जो है सपोज दिस इज, आपको पता क्या, अगर ये स्क्वायर है 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 90, तो ये पूरा कितना बनेगा 90। आपको पता है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये 90, ये 45 होगा, तो साइन ऑफ 45 हो गया 1/√2, ये बनेगा 2/√2। तो अभी मैंने बोला नंबर डिवाइड बाय रूट ऑफ नंबर, वो होता है रूट ऑफ नंबर, तो ये बनेगा √2, है कि नहीं, कोई परेशानी है। और ये जो है यहां पर अगर आप देखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री, यहां पर जो होगा tan ऑफ 45 डिग्री वो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 20, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 20, तो tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू L/2, है ना, d इधर आ जाएगा L/2, तो d के बदले L/2 लिखो, L/2, है कि नहीं है। तो ये हो गया, ये 4 और 4 कटा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा 2√2, वो होता है √8 μ0 I by pi L। गोली मार दो इन सब को, ये भी कांस्टेंट, 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 तो इनके बदले कांस्टेंट के बदले प्रोपोर्शनलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, जैसा कि हमें पहले से ही पता था। तो इसका मतलब कि ये जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकला वो क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मैंने डिराइव करके दे दिया है कि नहीं है, बट आपको पहले से ही पता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो मुझे लगता है कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा, एक और क्वेश्चन, सॉरी चौथा नहीं, 12th क्वेश्चन, current I flows through a long conducting wire bent at right angle as shown in the figure। हाँ, ये एक वायर है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी जा रही है, एक्स एक्सिस इधर, बट करंट आ रही है वहीं से I, बहुत अच्छा, और इसको बेंट किया गया, ये जा रही है अप टू इन्फिनिटी, ये है Y, तो यहां से भी करंट जा रही है I, ठीक है, बेंट एट राइट एंगल्स। और ये कह रहा है कि आप एक P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, वो इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट P पे, यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये कितना दूर है R, ये बनाता है 45, तो सीधी सी बात है जब ये 45 तो ये भी 45, है कि नहीं है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पे होगा अंदर की ओर तो क्रॉस, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर की ओर तो क्रॉस, तो इसका मतलब कि एक का निकालिए, क्योंकि इसका भी एक साइड 45 बनाता है, इसका भी एक साइड 45 बनाता है, एक एंड, समझ में आया। तो दूसरा एंड इसका भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, समझ में आया। तो एक का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, बस दैट इज इट, तो निकालो। तो जो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो 2 टाइम्स एक का निकालेंगे, एक का क्या होता है μ0 I by 4 pi d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा, ओ सॉरी, साइन ऑफ अल्फा 2, सही बात है। देख बेटा, b इज इक्वल टू ट्वाइस μ0 I by 4 pi, ये d आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये इसके लिए भी वही होगी क्योंकि एंगल 45 है। तो जब ये 45 है, तो देख यहां पर ये 45 है, ये 45 है, तो मुझे एक बात बता, अगर ये 45 है और ये R है, हाँ ये 45 है, तो ये कितना, ये R है, तो सीधी सी बात है अगर ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 45, है कि नहीं है, तो ये भी 45 होगा। अब बात समझो, अब D
अब डी तो नहीं दिया इसने, आर तो दिया इसने, तो इफ दिस इज आर तो दिस इज आर cos 45, तो दिस इज आर sin 45, तो डी जो हमें निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, आर साइन ऑफ 45। तो साइन ऑफ 45 होता है √2, 1/√2, तो ये डी किसके बराबर निकलेगा, आर डिवाइड बाई √2, तो √2 ऊपर जाएगा, तीसरा डिवाइड ऊपर। साइन ऑफ अल्फा 1, साइन ऑफ अल्फा 1 मतलब ये वाला एंगल है ना, परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाता है, 1 एंड 45, तो साइन ऑफ 45 डिग्री है कि नहीं, प्लस अल्फा 2, ये परपेंडिकुलर दूसरे एंड से कितना एंगल बनाता है, वो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो जब वो अप टू इन्फिनिटी जाएगा, दूर दूर जा रहा है, तो ये कितना बनाएगा 90, तो ये बनाएगा साइन ऑफ 90। इन्फिनिटी का मतलब यह कि वो एक एंड 90 बनाएगा, सो साइन 90 होता है कितना, सो b इज इक्वल टू 2√2, ये अगर काटेंगे तो ये बनेगा, पहले लिखो 2√2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो ये साइन 45 होगा 1/√2 प्लस ये होगा 1, जरा इसको यहां पर ये करिए, इवाल्वेट करिए, तो ये होगा 1 + √2, ये होगा 1 + √2 डिवाइड बाय होगा √2, वो √2 इस √2 से कटेगा, यहां बचा ट्वाइस 4, तो वो हो गया 4 × 2 = 8 है ना, ये √2 इस √2 के साथ कटेगा जब इसको इवाल्वेट करेंगे, अरे देख ले 1 + √2 डिवाइड बाय √2, वो √2 जो है इस √2 के साथ कटेगा, तो यहां बचा 4 × 2 = 8, ये कहां है 4, ये म्यू नॉट है, ये 2 i बचा यहां पर, और क्या है म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है 4 पाई r। अगर आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड 2 × 2 = 4, सो म्यू नॉट i बाई 2 पाई r 1 + √2, है कोई ऑप्शन, जरा देखिए, मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए इसका, म्यू नॉट बाई, इसने 4 पाई में लिखा है, कोई बात नहीं, अगर ये 4 पाई में लिखेंगे, 4 पाई में लिखेंगे तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, तो ट्वाइस म्यू नॉट i बाई 4 पाई r, देखो कहीं पे ट्वाइस म्यू नॉट i बाई 4 पाई r, आखिरी वाला देखो चौथा, √1 + √2 + 1 सेम है, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, चौथा है ये, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये सबको समझ में आया, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, हाँ देखो 13th क्वेश्चन, तो 13th क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि 2 इक्वल करंट इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। हाँ, दो करंट जा रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल जा रही है आई करंट, और ये एक वर्टिकल जा रही है कितनी करंट, आई करंट, ये दो जा रही है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड और सिमेट्रिकल, ए बी एंड सी डी, और दो साइड्स यहां पर सिमेट्रिकली बना दिए गए हैं, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इन दो साइड्स के अलग करंट नहीं जा रही है, ये दो साइड से, तो एक का नाम क्या है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ये क्या कह रहा है कि आप हमें बताइए वेयर डू वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो, बताइए हम कहां पर रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकाल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, बताओ। तो हम कुछ ना करेंगे, हम पहले ये वाला करंट एलिमेंट लेते हैं, करंट लेते हैं, कौन सा हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से हर जगह देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, करंट ये थंब ये, तो बी पे बाहर की ओर, इसकी वजह से मैं देख रहा हूं, पहले मैं इसकी वजह से देख रहा हूं, बी पे बाहर की ओर तो क्या करेंगे डॉट, सी पे बाहर की ओर तो क्या करेंगे डॉट, ठीक है, करंट इधर जा रही है ना, तो अब देखो, अब पॉइंट नीचे है कि नहीं है, तो ऐसे है करंट उधर की ओर, और डी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो क्रॉस, तो यहां पर भी अंदर की ओर तो क्रॉस, समझ में है, आई वो है और ए पॉइंट नीचे है, तो क्रॉस अंदर की ओर। अब हम निकालेंगे इसकी वजह से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी वजह से बी पे अंदर की ओर तो क्रॉस, अब इसी की वजह से डी पर तो क्रॉस, अब इसी की वजह से सी पे तो बाहर की ओर तो डॉट, अब इसी की वजह से ए पे तो बाहर की ओर डॉट। जरा देखो, ये दोनों क्रॉस है, तो मतलब अंदर जा रहे तो ये एड अप होंगे, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहां पर दोनों डॉट है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहे हैं, तो दोनों का सम होगा, तो ये दोनों भी जीरो नहीं होंगे। एक बाहर जा रहा है, दूसरा अंदर जा रहा है, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पक्का जीरो होगा। और यहां पर एक अंदर जा रहा है और दूसरा बाहर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी इज जीरो।
नहीं, इसने ऐसे नहीं लिखा, इसने लाइन बोला है। तो किस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? ए बी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। है कोई? ऑन ए बी, ऑन ए बी, ऑन सी डी, ऑन बोथ ए बी एंड सी डी, ऑन बोथ ओडी एंड ओ बी, ओडी एंड ओ बी, ओडी कहाँ है? ओडी, ओडी एंड ओ सी। अरे यार इन पे तो नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी पे और ए पे है, तो इसका मतलब कि ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही उत्तर है। वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड जीरो? सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ऑन, कहां पे? ऑन ए बी। तो ये इसका सही जवाब है। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल यूज करके या सिंपली पाम रूल यूज करके आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अब आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं और आप भी खुद बाकी क्वेश्चंस घर में प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरा का पूरा नीट और JEE के लिए पूरी की पूरी फिजिक्स अब अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। तो हर कोई प्लेलिस्ट आप देखिएगा आगे, तो पूरी की पूरी कवर कर देंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे वो सारे के सारे करेंगे, JEE मिनीज लेवल के भी और नीट लेवल के भी। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।